जो पहला फेज होता, एम फेज में मतलब सेल डिवीजन होगा, सेल डिवाइड होगा। तो सेल डिवाइड होने के लिए पहले डिवीजन करना पड़ता है न्यूक्लियस का, फिर डिवीजन करना पड़ता है सेल का। तो पहले होगा कैरियोकाइनेसिस, ठीक है। तो ये आपके पास वो फेज है जहाँ पे एक्चुअल सेल डिवीजन टेक्स प्लेस, ठीक है, ठीक है। फेज, फेज इन विच, ठीक है, एक्चुअल सेल डिवीजन टेक्स प्लेस, एक्चुअल सेल डिवीजन टेक्स प्लेस, सेल डिवीजन टेक्स प्लेस, ठीक है, टेक्स प्लेस। आप लोगों को याद है हमने कहा था कि सेल साइकिल का एक ड्यूरेशन रहता, और सेल साइकिल के ड्यूरेशन में इंटरफेस ने कितना परसेंट लिया था, 95, मोर देन 95%, ठीक है। तो जो है एम फेज के पास कितना टाइम बचा, लेस देन 5%, ठीक है, ठीक है। टेक्स, टेक्स लेस देन 5%, लेस देन 5% ड्यूरेशन, ड्यूरेशन ऑफ सेल साइकिल, ड्यूरेशन ऑफ सेल साइकिल, ठीक है। सेल साइकिल का 5% से भी कम टाइम लिया, ठीक है। जिस तरह हम ह्यूमन सेल में देखे थे, ह्यूमन सेल को 1 से 2 होने में टाइम लगता है 24 आवर। ये 24 आवर के अंदर 23 आवर ह्यूमन सेल को कहा लगा था इंटरफेज में। तो 1 आवर के अंदर जो है आपके पास क्या हो गया था, ठीक है? ये आपके पास जो है, ये आपके पास क्या है, मोस्ट ड्रामेटिक फेज, ठीक है, मोस्ट ड्रामेटिक फेज, मोस्ट ड्रामेटिक फेज, ठीक है। जो सारा ड्रामा है वो कहाँ पे होने वाला है, ठीक है, सारा ड्रामा कहाँ पे होने वाला है, राइट। जिस तरह आपके पास एक मूवी में सारा ड्रामा कहाँ पे होता है, क्लाइमेक्स में होता है, राइट। ये मर गया, ये जिंदा हो गया, ठीक है, और जो लोगों की जुदाई हो रही है सब जो है कहाँ पे होता है, एकदम लास्ट में होता है ना। तो सबसे ज्यादा ड्रामा कहाँ पे होता है, लास्ट में। इस तरह ये फेज है एम फेज, यहाँ पे सबसे ज्यादा ड्रामा होने, क्या ड्रामा होने वाला है, यहाँ पे बंटवारा होने वाला है। क्या होने वाला है, बंटवारा। पहले बंटवारा होगा किसका, न्यूक्लियस का, फिर बंटवारा होगा किसका, सेल का, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा कि हमने जो जो चीज को डबल करे थे उसको बांट दो, सब चीज बटेगा। क्या होगा यहाँ पे, सब कुछ बटेगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, वर्चुअल रीऑर्गेनाइजेशन, वर्चुअल रीऑर्गेनाइजेशन, मतलब यहाँ पे क्या कह रहा है, बंटवारा होगा यहाँ पे, ठीक है। वर्चुअल रीऑर्गेनाइजेशन मतलब बंटवारा ऑफ ऑल सेल कंपोनेंट्स, ऑफ ऑल सेल कंपोनेंट्स, ठीक है। सेल के जितने कंपोनेंट्स है सब क्या हो जाएंगे यहाँ पे, ठीक है। इट इज अ प्रोग्रेसिव प्रोसेस, इट इज अ प्रोग्रेसिव प्रोसेस। एक बार चालू हो गया तो लास्ट तक चलेगा आपके पास, ठीक है। इसलिए इसको हम क्या कहेंगे, इसको प्रोग्रेसिव प्रोसेस। अब इस फेज में आप देखेंगे कि एम फेज में कैरियोकाइनेसिस रहता है, फिर साइटोकाइनेसिस रहता है। कैरियोकाइनेसिस में प्रोफेज रहता, मेटाफेज रहता, एनाफेज रहता, टीलोफेज रहता, तो वेरियस स्टेजेस है इसमें। अभी इन स्टेजेस के बीच में एक क्लियर कट लाइन जो है निकालना डिफिकल्ट, ठीक है, कि प्रोफेज का है, मेटाफेज का है, दोनों के बीच में आप एग्जैक्टली डिफरेंस जो है नहीं निकाल सकते, ठीक है। आप अंदाजा लगा सकते हैं कि हाँ प्रोफेज खत्म हो गया, अब क्या चालू हो गया, मेटाफेज, ठीक है। क्लियर कट लाइन, क्लियर कट, क्लियर कट लाइन कैनॉट बी ड्रॉन, कैनॉट बी ड्रॉन, कैनॉट बी ड्रॉन, ड्रॉन बिटवीन, बिटवीन वेरियस स्टेजेस, बिटवीन वेरियस स्टेजेस, ठीक है, वेरियस स्टेज, ठीक है, बिटवीन वेरियस स्टेज। इट इज अ प्रोग्रेसिव प्रोसेस, क्लियर कट लाइन कैन नॉट बी ड्रॉन बिटवीन वेरियस स्टेज, ठीक है। 4 पॉइंट याद रखना एम फेज के लिए। एम फेज वो फेज है जहाँ पे एक्चुअल सेल डिवीजन हो रहा है। इंटरफेज वो फेज था जिसमें हम सेल डिवीजन की तैयारी कर रहे थे, ठीक है। इंटरफेज में एक सेल साइकिल का 95% ज्यादा टाइम लग जाता, और एम फेज लेस देन 5% में होता। एम फेज मोस्ट ड्रामेटिक फेज है। सब जो है काम, एक्चुअल काम कहाँ पे होने वाला है, यहाँ पे, यहाँ पे बंटवारा होने वाला, मतलब क्या होने वाला है, वर्चुअल रीऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। उसके बाद इट इज अ प्रोग्रेसिव प्रोसेस, और सारे जो है स्टेजेस के बीच में क्लियर कट लाइन हम ड्रॉ नहीं कर सकते, ठीक है, लिख लो। जो पहला फेज रहता है वो पहला जो आपके पास क्या होगा यहाँ पे, कैरियोकाइनेसिस, कैरियोकाइनेसिस, ठीक है। इसका मतलब यहाँ पे न्यूक्लियस का, काइनेसिस मतलब क्या होने वाला है, डिवीजन, ठीक है। कैरियोकाइनेसिस में जो पहला फेज रहेगा आपके पास वो रहता प्रोफेज, क्या रहता हो, प्रोफेज, ठीक है। प्रोफेज होगा पहला फेज, प्रोफेज लॉन्गेस्ट फेज रहता प्रोफेज, ठीक है। पहला फेज क्या रहेगा, प्रोफेज, ठीक है। अब प्रोफेज जब हम पढ़ते हैं तो प्रोफेज को हम दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। एक पार्ट रहता है आपके पास अर्ली प्रोफेज, और दूसरा पार्ट कौन सा रहता, ठीक है, कौन सा रहने वाला है बताओ, वो रहने वाला है लेट प्रोफेज, ठीक है। अब यहाँ पे देखो ये आपके पास एक सेल है,
ये क्या है आपके पास एक सेल, ये वही सेल है जो हमने लिए थे कहाँ पे, इंटरफेस के शुरुआत में लिए थे, ठीक है। इस सेल के पास न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, इस सेल के पास क्या है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन दिख रहा है आप लोगों को, ये क्या हो गया इसकी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, ठीक है, समझ में आ गया। अब याद होगा जो हमने G1 फेज था, G2 फेज में था, उसमें हमने न्यूक्लियस के अंदर क्रोमोसोम कुछ इस तरह बनाए थे, लेकिन हमने वहाँ पे ये भी बताए थे आप लोगों को, इससे बताने के लिए कि क्रोमोसोम पहले ऐसा दिख रहा था और एस फेज के बाद ऐसा दिख रहा था। वहाँ पे हमें आप लोग ये क्लैरिफाई करे थे कि डीएनए इस तरह नहीं दिखता इंटरफेस के अंदर, कैसा दिखता है आपके पास वो, ठीक है, इस तरह क्रोमैटिन की फॉर्म में। इसका मतलब यहाँ पे अगर आपने डीएनए देखे, जब वो प्रोफेज में आया था सेल, तो जब डीएनए कौन से फॉर्म में है, क्रोमैटिन के फॉर्म में, कौन से फॉर्म में है, क्रोमैटिन फॉर्म, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि ये आपके पास क्या रहेगा, यहाँ पे डीएनए रहेगा, यहाँ पे क्या रहेगा, डीएनए रहेगा, ठीक है, डीएनए का स्ट्रैंड हो गया, डीएनए का स्ट्रैंड हो गया, ठीक है। और ये डीएनए का स्ट्रैंड हो गया और कैसे फॉर्म में, क्रोमैटिन के फॉर्म में, कौन से फॉर्म में, क्रोमैटिन के फॉर्म में आपके पास ये डीएनए का स्ट्रैंड हो गया, ठीक है। डबल स्ट्रैंडेड डीएनए दिख रहा है आप लोग, ये क्या है, डबल स्ट्रैंडेड डीएनए, ठीक है, ये डबल स्ट्रैंडेड डीएनए के स्ट्रैंड हो गए, ठीक है। और कौन से फॉर्म में है, क्रोमैटिन के फॉर्म में। जब प्रोफेज में सेल आया था, तो सेल के अंदर डीएनए है, लेकिन कौन से फॉर्म में, क्रोमैटिन के फॉर्म में, समझ में आ रहा है आप लोगों को, ठीक है। अब जैसे यहाँ पे प्रोफेज में आया, तो ये प्रोफेज को आप कह सकते हैं कि ये अर्ली प्रोफेज, ये क्या है, ये अर्ली प्रोफेज। अब अर्ली प्रोफेज में क्या होगा, अर्ली प्रोफेज में ये डीएनए जो है, ये डीएनए जो है क्रोमैटिन के फॉर्म में ये कंडेंस होना चालू करेगा, और कंडेंस होकर किस में कन्वर्ट होने की कोशिश करेगा, क्रोमोसोम में कन्वर्ट होने की कोशिश करेगा। यहाँ पे जो है, यहाँ पे जो है आपके पास इस तरह दो सेंट्रियोल एक दूसरे से परपेंडिकुलर, क्या नाम है इनका, सेंट्रोजोम। दो सेंट्रियोल एक दूसरे के परपेंडिकुलर, क्या नाम है इनका, सेंट्रोजोम। सेंट्रोजोम जो है मूव करना चालू करेंगे, कहाँ पे मूव करना चालू करेंगे, पोल्स की तरफ। कहाँ मूव करना चालू करेंगे, पोल, ये पोल हो गया और ये पोल हो गया, इसको आप क्या बोलते हैं, पोल, ठीक है। तो अर्ली प्रोफेज में क्या होगा, अर्ली प्रोफेज में जो क्रोमैटिन है वो कंडेंस होगा और क्या बनाने की कोशिश करेगा, क्रोमोसोम। अर्ली प्रोफेज में जो सेंट्रोजोम है वो कहाँ पे मूव करना चालू करेगा, पोल्स की तरफ, नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल, ठीक है। उसके बाद जो है आपके पास लास्ट में ये अर्ली प्रोफेज से कहाँ चल जाएगा, ये लेट प्रोफेज पे चल जाएगा, अर्ली प्रोफेज पे कहाँ चल जाएगा, लेट प्रोफेज। लेट प्रोफेज में आपको जब डीएनए दिखेगा, अब डीएनए इसके फॉर्म में नहीं दिखेगा, डीएनए आप लोगों को कौन से फॉर्म में दिखेगा, क्रोमोसोम के फॉर्म में दिखेगा, किसके फॉर्म में दिखेगा, क्रोमोसोम। आप लोगों को मालूम ये सेल के अंदर कितने क्रोमोसोम थे, 4 क्रोमोसोम, तो अभी भी कितने क्रोमोसोम दिखने वाले यहाँ पे, 4 क्रोमोसोम दिखने वाले, ठीक है। तो ये 3 क्रोमोसोम हो गए, और ये एक आपके पास क्या हो जाएगा यहाँ पे, ये जो है आपके पास 4th क्रोमोसोम, कितने क्रोमोसोम हो गए यहाँ पे, 4 क्रोमोसोम, समझ में आ रहा, ठीक है। अब यहाँ पे जो सेंट्रोजोम मूव करना चालू करे थे पोल पे, लेट प्रोफेज में आए तक ये सेंट्रोजोम अपनी पोजीशन पे पहुंच गए, कहाँ पहुंच गई, ये इस तरह जो है पोल के पास आके पहुंच गए, ठीक है, दिख रहा आप लोगों को, कहाँ आके पहुंच गई, इन्हों पोल्स पे आके पहुंच, ठीक है। तो यहाँ पे इन्होंने अपना काम कंप्लीट कर दिया कि अर्ली प्रोफेज के अंदर क्रोमैटिन कंडेंस होना चालू करेगा क्रोमोसोम में, जो लेट प्रोफेज में हो गया। लेट प्रोफेज में क्रोमैटिन कंडेंस हो गया किसमें, क्रोमोसोम में, ठीक है। उसके बाद जो है प्रोफेज, लेट प्रोफेज, ठीक है। उसके बाद जो है सेंट्रोजोम या सेंट्रियोल मूव करना चालू करा, कहाँ पे, पोल के पास। लेट प्रोफेज में वो पोल के पास पहुंच गए। यहाँ पे क्या होता है, अर्ली प्रोफेज में जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, अगर आप जो एक सेल को देखेंगे सेल साइकिल के अंदर, जब वो एम फेज में रहेगा, तो आप लोगों को लिटरली जो है यहाँ पे मैजिक जैसा दिखेगा। एक सेल के अंदर आपको क्या दिखता है, एक सेल के अंदर आपको माइटोकॉन्ड्रिया दिखेगा, क्लोरोप्लास्ट दिखेगा, अलग अलग तरह के ऑर्गेनेल्स, ठीक है। और क्या दिखेगा यहाँ पे, न्यूक्लियर में। आप नोटिस करेंगे कि ये सब डिसअपेयर होना चालू है, माइटोकॉन्ड्रिया डिसअपेयर होगा, क्लोरोप्लास्ट डिसअपेयर होगा, ये सब डिसअपेयर होंगे, कौन से फेज के अंदर, प्रोफेज के अंदर। प्रोफेज के अंदर अर्ली प्रोफेज में इन सब का डिसअपेयरेंस चालू हो जाएगा, और जैसे लेट प्रोफेज में पहुंच गया तो ये कंप्लीटली क्या हो जाएंगे, कंप्लीटली क्या हो जाएंगे, डिसअपेयर, राइट। अर्ली प्रोफेज में डिसअपेयरेंस ऑफ ऑर्गेनेल्स लाइक एंडोप्लाज्म रेटिकुलम, गोल्जी बॉडी, माइटोकॉन्ड्रिया, और साथ ही साथ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो है चालू हो जाएगा। आप लेट प्रोफेज में देखेंगे तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन आपको जो है बहुत ही कम दिखेंगे, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कैसे दिखेंगे, एकदम कम, ठीक है, एकदम हल्की सी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन दिखेंगी। और साथ ही साथ यहाँ पे जो है क्या बन जाएगा, यहाँ पे जो है इस तरह यहाँ पे बनेगा स्पिंडल फाइबर, क्या बनेगा यहाँ पे, स्पिंडल फाइबर। स्पिंडल फाइबर बनाने वाला प्रोटीन कहाँ बना था, स्पिंडल फाइबर बनाने वाला प्रोटीन दैट इज ट्यूबुलिन प्रोटीन,
एंड इट वाज मेड इन G2 फेज। कहाँ बना था? G2 फेज में, ठीक है। S फेज में काइनेटोकोर बना था और सेंट्रियोल बना था। और जो स्पिंडल फाइबर बना कहाँ पे? एग्जाम में देखो क्वेश्चन दो तरह के, गलती नहीं करना। स्पिंडल फाइबर कहाँ पे बना? प्रोफेज। स्पिंडल प्रोटीन कहाँ पे बना? G2 फेज में। स्पिंडल प्रोटीन मतलब ट्यूबुलिन प्रोटीन कहाँ बनाओ? G2 फेज में, ठीक है। तो ये अर्ली प्रोफेज हो गया और ये क्या हो गया? लेट प्रोफेज हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे जो हमने बात करें इनकी, तो इसको ही हम क्या करेंगे, लिखेंगे यहाँ पे कि यहाँ पे न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है। यहाँ पे क्या होगा? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन रहेगा। यहाँ पे हमारे पास न्यूक्लियर मेम्ब्रेन रहेगा और न्यूक्लियस के अंदर एक ऑर्गेनेल रहता है, क्या नाम है इसका बोलो? न्यूक्लियस के अंदर ऑर्गेनेल रहता है न्यूक्लियोलस, क्या नाम रहता है उसका? न्यूक्लियोलस। न्यूक्लियोलस और जितने ऑर्गेनेल्स है, एंडोप्लाज्म रेटिकुलम हो गया, या कौन सा हो गया आपके पास, गोल्जी बॉडी हो गया, एटीसी। एटीसी यहाँ पे क्या होगा? स्टार्ट्स डिसअपियरिंग। यहाँ पे क्या होगा? स्टार्ट्स डिसअपियरिंग। ये जो है आपके पास गायब होना जो है चालू हो जाएगा, डिसअपियरिंग, ठीक है। स्टार्ट्स डिसअपियरिंग, ठीक है। और यहाँ पे क्या हो जाएगा? यहाँ पे जाओ क्या हो जाएगा? कंप्लीटली डिसअपियर्स। कंप्लीटली डिसअपियर्स। कंप्लीटली डिसअपियर्स, ठीक है। तो न्यूक्लियोलस अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे न्यूक्लियर मेम्ब्रेन रहेंगे, यहाँ पे सारे ऑर्गेनिल्स दिखेंगे जब सेल कहाँ पे एंटर करा? प्रोफेज में। लेकिन जैसे वो लेट प्रोफेज तक पहुंचेगा, इसके अंदर जितने ऑर्गेनिल्स है वो सब गायब होना चालू हो जाएंगे। लेट प्रोफेज में कंप्लीटली गायब हो जाएंगे, डिसअपियर हो जाएंगे। कभी कभार हम कह सकते हैं डिसइंटीग्रेट हो गए। क्या हो गए? डिसइंटीग्रेट, ठीक है। अगर हम बात करें यहाँ पे सेंट्रियोल की, किसकी बात करें हम यहाँ पे? सेंट्रियोल, या इसको हम सेंट्रोसोम कहते हैं। यहाँ पे क्या करा इसने? स्टार्ट्स मूविंग टुवर्ड्स राइट, स्टार्ट्स मूविंग टुवर्ड्स पोल। स्टार्ट्स मूविंग टुवर्ड्स पोल, और कहाँ पे? पोल पे पहुंच गया, ठीक है। पोल्स, ठीक है। और यहाँ पे रीच एट पोल्स, ठीक है, रीच पहुंच गया, रीच एट पोल्स, पोल्स पे पहुंच गया, ठीक है। और अगर हम बात करें क्रोमोसोमल मटेरियल के बारे में, ठीक है, इसके बारे में बात करें हम, क्रोमोसोमल मटेरियल। क्रोमोसोमल मटेरियल, ठीक है। क्रोमोसोमल मटेरियल, ठीक है। क्रोमोसोमल मटेरियल कौन है? यहाँ पे आपके पास डीएनए, बराबर। तो यहाँ पे देखेंगे आप डीएनए जो है ये टैंगल्ड है। कैसा है? टैंगल। टैंगल मतलब क्या? आपके पास पूरा उलझे हुआ है। कैसा है? पूरा उलझे हुआ है, ठीक है। तो ये आपके पास टैंगल्ड है, ठीक है, टैंगल्ड। या आप इसको आप बोल सकते हैं कि ये कैसा है? मोर इंटरवीन्ड। कैसा है ये? मोर इंटरवीन्ड। ये कैसा है? टैंगल्ड है और मोर इंटरवीन्ड। अब इसको आप क्या करेंगे? इस तरह निकालेंगे और एक जगह पे क्या करेंगे? इसको आप कॉइल करेंगे और क्या बनाने की कोशिश करेंगे? डीएनए। तो यहाँ पे जो है इसको हम अनटैंगल करने की कोशिश करेंगे। क्या कोशिश करेंगे? अनटैंगल। तो टैंगल से हमने अनटैंगल कर दिए, जिसकी वजह से वो क्या हो गया? लेस इंटरवीन हो गया। ये क्या हो गया? लेस इंटरवीन हो गया, ठीक है। अगर हम बात करें क्रोमोसोम की, अगर हम बात करें क्रोमोसोम की, तो जब क्रोमोसोम बनना चालू होंगे तो क्रोमोसोम एग्जैक्टली ऐसे नहीं बनते। क्रोमोसोम जब शुरू शुरू में बनता है तो आप इसको अनटैंगल करते हैं। इसको आप क्या करते हैं? अनटैंगल। पूरा उलझे हुआ रहता, उस उलझे हुए डीएनए में से आप एक डीएनए के जो है थ्रेड को निकालते हैं, फिर उसको क्या करते हैं? आप लपेटना चालू होते। समझ में आ रहा है क्या कह रहे हैं? ठीक है। अब यहाँ पे जो शुरुआत में क्रोमोसोम बनेगा वो दिखने में ऐसा रहेगा। दिखने में कैसा रहेगा? इस तरह एकदम थिन रहेगा, लॉन्ग रहेगा, और कैसा रहेगा? लेस विजिबल। इसको आप क्या करते जाएंगे? इसको आप जो है क्या करते जाएंगे? इसको आप और कंडेंस करते जाएंगे, और एकदम लास्ट में जो है आपके पास कैसा बनेगा? इस देख रहे हैं आप? शुरुआत में कैसा है? थिन है, लॉन्ग है, और कैसा आपके पास? लेस विजिबल है, ठीक है, और क्रोमेटिन के फॉर्म में। एकदम लास्ट में जब प्रोफेज तक आया तो कैसा हो गया? शॉर्ट हो गया, थिक हो गया, और मोर विजिबल हो गया, है ना। यहाँ पे हम लिखेंगे क्रोमोसोम यहाँ पे कैसा है? यहाँ पे क्रोमोसोम लॉन्ग, कैसा है? लॉन्ग। और यहाँ पे लॉन्ग है और थिन है, और यहाँ पे अभी भी जो है कंडेंसेशन नहीं हुआ, मतलब एकदम डीप लेयर में नहीं हुआ, तो ये कैसा है? डिकंडेंस्ड। डिकंडेंस्ड मतलब कैसा है दिखने में? अभी भी क्रोमेटिन के जैसा है। कैसा है दिखने में? अभी क्रोमेटिन के जैसा है, क्रोमेटिन, ठीक है। और जो है और जो है लॉन्ग, थिन, डिकंडेंस, और जो है आप लिख सकते हैं यहाँ पे लेस विजिबल। और क्या लिख सकते हैं यहाँ पे? लेस विजिबल। लेस विजिबल। यहाँ पे इसका अपोजिट लिख लो। क्या लिखेंगे यहाँ पे? कि यहाँ पे कैसा हो गया? शॉर्ट हो गया, और थिक हो गया, और
कंडेंस, क्योंकि अब ये क्या बन गया आपके पास, क्रोमोसोम बन गया कंडेंस, ठीक है। ये आपके पास क्या दिखना चालू हो गया, क्रोमोसोम की तरह दिखना चालू हो गया, क्रोमोसोम, ठीक है। और जो है ये कैसा रहेगा, मोर विजिबल, मोर विजिबल, ठीक है। तो ये आपके पास क्या हो गया, प्रोफेज हो गया। तो प्रोफेज में याद रखना कि प्रोफेज चालू हुआ तो प्रोफेज जैसा चालू हुआ वैसे न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, न्यूक्लियोलस, एंडोप्लाज्म रेटिकुलम डिसअपियर होना चालू होंगे और प्रोफेज के लास्ट तक ये क्या होंगे, डिसअपियर हो जाएंगे। प्रोफेज जैसे चालू हुआ, क्रोमेटिन जो है कंडेंस होना चालू करेंगे किसके अंदर, क्रोमोसोम के अंदर, ठीक है। प्रोफेज जैसे चालू हुआ, सेंट्रोसोम जो है मूव करना चालू करेंगे कहाँ पे, पोल तक, और प्रोफेज के एंड तक सेंट्रोसोम कहाँ पहुंच जाएंगे, पोल्स तक। समझ गए, लिख लो इसको आप। अगर यहाँ पे हम आप लोगों को पूछे कि बताओ इस सेल में क्रोमोसोम नंबर कितना है, क्रोमोसोम नंबर कितना है और डीएनए अमाउंट कितना है, बताओ, बताओ जल्दी से। वो सेल कंसिडर करना है जिससे हमें शुरुआत करे थे। तो कितना है क्रोमोसोम नंबर तो दिख रहा हो यहाँ पे, कितना है, 4। क्रोमोसोम का नंबर कैसे निकाल दे, जितने सेंट्रोमियर है उतने क्या रहेंगे क्रोमोसोम। कितने सेंट्रोमियर दिख रहे हैं आपको यहाँ पे, ये 1, ये 2, ये 3, ये 4। तो कितने क्रोमोसोम हो जाएंगे यहाँ पे, 4 होंगे, बराबर है, हो गया। डीएनए का अमाउंट कितना था शुरुआत वाले सेल में, 2C था, लेकिन वो किसके थ्रू गया, एस फेज में। एस फेज में 2C से कितना हो गया, 4C, और यहाँ पे भी कितना रहेगा फिर, 4C। यही सेल में आपके पास अभी भी क्रोमोसोम नंबर कितना है, 4 है, और डीएनए का अमाउंट कितना है, ये लिख लो आप, इसको कंटिन्यू करना है हमको आगे, ठीक है। तो अगर यहाँ पे हमने इसको डायरेक्टली लिखना चालू करें कि इंपॉर्टेंट पॉइंट्स कौन से, ठीक है, तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या क्या होंगे, देखो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स इस तरह जो है हम डायरेक्टली लिखेंगे, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स किसके, प्रोफेज के, बोलो शुरुआत में क्या होगा, ठीक है। यहाँ पे हम लिखेंगे न्यूक्लियर, ठीक है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, ठीक है। और कौन है, न्यूक्लियोलस, ठीक है, और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, और गोल्जी बॉडी, और गोल्जी बॉडी, और बाकी सब, ठीक है। ATC स्टार्ट्स डिसअपियरिंग, स्टार्ट्स डिसअपियरिंग, डिसअपियरिंग, ठीक है, डिसअपियरिंग, डिसअपियरिंग, ठीक है, साथ में लिख लो आप लोग, यहाँ पे थोड़ी जगह छोड़ दो, ठीक है। स्टार्ट्स डिसअपियरिंग एंड completely disappears, and completely disappears, completely disappears, completely disappears at end, ठीक है, completely disappear at end, ठीक है। क्रोमेटिन, क्रोमेटिन, क्रोमेटिन starts, starts, starts condensing, condensing, ठीक है। क्रोमेटिन starts condensing into chromosome, into chromosome, क्रोमेटिन starts condensing into क्रोमोसोम, ठीक है। पहले क्रोमोसोम जो बनेगा वो लॉन्ग थिन लेस विजिबल रहेगा, बाद में जो क्रोमोसोम बनेगा वो शॉर्ट थिक और मोर विजिबल, ठीक है। थर्ड क्या होगा कि सेंट्रियोल, सेंट्रियोल क्या लिख सकते हैं हम, सेंट्रोजोम, ठीक है, क्योंकि सेंट्रियोल, सेंट्रोजोम किसका रहता है, सेंट्रियोल का। सेंट्रोजोम स्टार्ट्स मूविंग टुवर्ड्स पोल, स्टार्ट्स मूविंग टुवर्ड्स पोल, टुवर्ड्स पोल and reach it at end, reach it till the end, till the end, ठीक है। सेंट्रियोल starts moving towards pole and reach it till the end। फोर्थ क्या रहेगा, स्पिंडल फाइबर फॉर्मेशन, स्पिंडल फाइबर फॉर्मेशन। बस ये 4 पॉइंट आप लोगों को याद रखना है किसके बारे में, प्रोफेज के बारे में, कि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन स्टार्ट करेंगे डिसअपियर होने को और लास्ट तक डिसअपियर हो जाएंगे, सारे ऑर्गेनेल स्टार्ट करेंगे डिसअपियर होना, लास्ट तक डिसअपियर हो जाएंगे। क्रोमेटिन क्रोमोसोम में कंडेंस होगा और जो है सेंट्रोसोम मूव करना चालू करेगा कहाँ पे, पोल्स की तरफ, और जो है लास्ट तक स्पिंडल फाइबर भी यहाँ पे बन जाएगा, ठीक है। अब साइड में यहाँ पे ये लिखना है हमको कि यहाँ पे एक स्ट्रक्चर था, ठीक है, ये देखो आपके पास ये क्या है,
ये आपके पास क्या है, ये सेंट्रियोल। दो सेंट्रियोल एक दूसरे से जब परपेंडिकुलर रहते उसी को आप क्या कहते हैं, सेंट्रोजोम कहते हैं। ठीक है, सेंट्रियोल के आसपास पूरा पेरी सेंट्रियोलर क्या रहता, सब्सटेंस। और हमने कहा था आप लोगों को यहाँ पे कुछ इस तरह स्ट्रक्चर आती, क्या नाम रहता है इसका, ठीक है, क्या नाम है इसका, एस्टर। अब यहाँ पे इस पॉइंट को हम लोग क्लेरिफाई करे थे कि यहाँ पे एक स्ट्रक्चर को एस्टर नहीं कहते आप, इन सबको मिला के क्या कहते हैं आप, एस्टर कहते हैं। ठीक है, तो अगर यहाँ पे हमने लिखे, अगर यहाँ पे हमने लिखे टू एस्टर, क्या लिखे हमने, टू एस्टर, इसका मतलब कितने सेंट्रोजोम के बारे में बात कर रहा, दो सेंट्रोजोम। एक आपके पास सेंट्रोजोम यहाँ जो यहाँ पे पहुंचा था, और दूसरा सेंट्रोजोम जो यहाँ पे पहुंचा था, दो एस्टर। ये दो एस्टर और इनसे जो स्पिंडल फाइबर अटैच होंगे। ठीक है, स्पिंडल फाइबर कहाँ अटैच होता है, इस तरह, याद है हमने बताया था आप लोगों को, स्पिंडल फाइबर इनसे जो अटैच होगा, ये दोनों को मिला के एक नाम देते हैं, इसको कहते हैं माइटोटिक apparatus। क्या नाम है इसका, माइटोटिक apparatus। एग्जाम में आप लोगों को क्वेश्चन आएगा कि व्हाट इज माइटोटिक apparatus, उसका मतलब है दो एस्टर प्लस स्पिंडल फाइबर इज इक्वल टू माइटोटिक। बच्चे क्या करते हैं यहाँ पे, वो बोलते हैं किससे, ये एक एस्टर हो गया, ये एक एस्टर हो गया, दो एस्टर और उनका स्पिंडल फाइबर, उसको माइटोटिक, ऐसा है नहीं, इस कंप्लीट को आप एस्टर बोलते हैं, इन सबको मिला के क्या कहते हैं आप, एस्टर। इसका एस्टर और दूसरे वाले का एस्टर और उनके स्पिंडल फाइबर, दोनों में मिला के आप क्या कहते हैं, माइटोटिक apparatus। समझिए, लिख लो इसको आप। काइनेसिस के अंदर सेकंड है वो क्या है, मेटाफेज। ठीक है, अब मेटाफेज जो है, इसके दो कैरेक्टर्स, दो फीचर्स। ठीक है, सबसे पहले कैसे पता चलेगा कि मेटाफेज जो है आपके पास चालू हो गया, तो याद रखना आप लोगों ने कि जैसे जैसे न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसअपियर हो गई, वैसे क्या चालू हो गया, वैसे क्या चालू हो गया, मेटाफेज। कंप्लीट डिसअपियरेंस ऑफ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन मार्क्स द बिगिनिंग ऑफ मेटाफेज। ठीक है, तो जैसे न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसअपियर होगी, मतलब यहाँ पे क्या चालू हो गया, मेटाफेज। यहाँ पे पोल्स पे पहले से यहाँ पे कोई तो है, कौन है यहाँ पे पोल्स पे, ठीक है, सेंट्रोजोम है, पोल्स पे पहले से कौन है यहाँ पे, सेंट्रोजोम है, इस तरह। ठीक है, अब यहाँ पे सेंट्रोजोम, और यहाँ पे आपके पास इस तरह साइटोप्लाज्म के अंदर देखो आप, क्रोमोसोम न्यूक्लियोप्लाज्म में नहीं है, क्योंकि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसअपियर हो गई, कहाँ पे हो, साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म के अंदर आपके पास ये सारे क्या है, इस तरह यहाँ पे क्या है, क्रोमोसोम से, ये सब क्या है, इस तरह आपके पास क्रोमोसोम से दिख रहा आप लोगों को, ये क्या हो गए, सारे क्रोमोसोम इस तरह फैले हुए पूरे साइटोप्लाज्म। क्या आप लोगों को याद है, सेंट्रोमियर के आसपास एक डिस्क लाइक स्ट्रक्चर है, तो सेंट्रोमियर के आसपास एक डिस्क लाइक स्ट्रक्चर था, क्या नाम था उसका, काइनेटोकोर। वेरी गुड, काइनेटोकोर। सबसे पहले मेटाफेज कब चालू होता, कंप्लीट डिसअपियरेंस और डिसइंटीग्रेशन ऑफ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन मार्क द बिगिनिंग ऑफ मेटाफेज। जैसे न्यूक्लियर मेम्ब्रेन खत्म हो गई, गायब हो गई, वैसे आप लोगों को मालूम कि अब क्या चालू हो गया, मेटाफेज। मेटाफेज में पहला काम क्या होता, मेटाफेज में सबसे पहला काम, जो स्पिंडल फाइबर बना था, कहाँ पे बना था, प्रोफेज में, वो स्पिंडल फाइबर आके अटैच होता, कहाँ पे अटैच हुआ, काइनेटोकोर। नीट में क्वेश्चन आया हुआ है, स्पिंडल फाइबर क्रोमोसोम पे कौन से पार्ट पे आके अटैच होता, कहाँ पे होता, काइनेटोकोर। स्पिंडल फाइबर आके अटैच हो गया किससे, किससे होगा, बोलो जल्दी से, काइनेटोकोर। ठीक है, और ये स्पिंडल फाइबर एक तरफ काइनेटोकोर से अटैच है और दूसरी तरफ किससे अटैच है, सेंट्रोजोम से, किससे अटैच है, सेंट्रोजोम। ठीक है, इस तरह आपके पास सेंट्रोजोम से अटैच हो गया। अब यही स्पिंडल फाइबर विद द हेल्प ऑफ सेंट्रोजोम क्या होने वाला है, ठीक है, ये आपके पास सेम सेल है, मतलब कहाँ पे, मेटाफेज में। मेटाफेज में अगर हमने एक सेल, एक सर्कल था, इसके कॉर्नर्स को हमने पोल कहा था, और इस पोल्स के ऊपर कौन है, इस तरह, कौन इस तरह, सेंट्रोमियर है या सेंट्रोजोम है, ठीक, और सेंट्रोजोम है। और जो है, अगर इसको हमने पोल कहा तो बीच वाली लाइन को क्या कहेंगे आप, इक्वेटर कहेंगे, क्या कहेंगे, इक्वेटर कहते हैं। ये कौन सी लाइन होगी, इक्वेटोरियल लाइन, क्या होगी, इक्वेटोरियल लाइन। ये जो आपके पास है, जो सेंट्रोजोम है, ये जो है सारे क्रोमोसोम को अलाइन करेगा, कहाँ पे अलाइन करेगा, इक्वेटोरियल लाइन पे। इक्वेटोरियल लाइन पे क्या करेंगे, इनको अलाइन करेंगे। दिख रहा है आप लोगों को, सारे क्रोमोसोम अलाइंड हो गए, कहाँ पे अलाइंड हो गए, इक्वेटोरियल लाइन पे। यही काम है कहाँ पे, मेटाफेज में। तो मेटाफेज में दो काम हुए, मेटाफेज में कितने काम हुए, दो काम। कौन से दो काम, सबसे पहले स्पिंडल फाइबर अटैच हुआ, कहाँ पे अटैच हुआ, काइनेटोकोर। उसके बाद जो सारे क्रोमोसोम थे वो अलाइंड हुए, उस अलाइनमेंट को क्या कहते हैं आप, इक्वेटोरियल लाइन।
और जो प्लेन ऑफ अलाइनमेंट रहता है उसको आप कहते हैं मेटाफिजिक प्लेट। क्या कहते हैं इसको आप? मेटाफिजिक प्लेट। मेटाफिजिक प्लेट कहाँ पे अलाइन होंगी ये? मेटाफिजिक प्लेट के ऊपर आके अलाइन होंगे। समझ में आ गया आप लोगों को? तो यहाँ पे ये काम हो, तो हम यहाँ पे क्या पॉइंट लिखेंगे? कंप्लीट डिसइंटीग्रेशन, कंप्लीट डिसइंटीग्रेशन। डिसइंटीग्रेशन की जगह और क्या लिख सकते हैं हम? डिसअपीयरेंस लिख सकते हैं। ठीक है, डिसअपीयरेंस ऑफ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, ऑफ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन marks the beginning of किसके beginning of मेटाफेज, marks the beginning of मेटाफेज। ठीक है, मेटाफेज। ठीक है, कंप्लीशन ऑफ कंडेंसेशन ऑफ क्रोमोसोम, यह एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। कंप्लीशन ऑफ कंडेंसेशन ऑफ क्रोमोसोम। ठीक है, अगर आपको सवाल आया नीट में, उसने पूछा कि कंडेंसेशन ऑफ क्रोमोसोम कहाँ पे चालू होता, तो आप कहेंगे कहाँ पे होता? प्रोफेज में। अब यहाँ पे जो आप क्रोमेटिन है उसको कंडेंस करते जाएंगे कहाँ पे? क्रोमोसोम के अंदर, और वो क्रोमोसोम के जैसा दिखना चालू हो जाएगा कहाँ पे? प्रोफेज में। लेकिन प्रोफेज के अंदर कंडेंसेशन होगा और वो क्रोमोसोम की तरह दिखना चालू हो जाएगा, लेकिन क्रोमोसोम का कंडेंसेशन कहाँ पे कंप्लीट होता? वो कंप्लीट होता है कहाँ पे? मेटाफेज। इसका मतलब मेटाफेज के अंदर भी कंडेंसेशन चालू था और मेटाफेज के अंदर क्या हुआ? कंप्लीट हुआ। इसका मतलब जो क्रोमोसोम है वो सबसे आसानी से कहाँ दिखने वाला है? जहाँ पे सबसे ज्यादा कंडेंस है, और सबसे ज्यादा कंडेंस कहाँ पे हो? मेटाफेज में। तो ये मैक्सिमम विजिबिलिटी है, इजीली विजिबल अंडर व्हाट? माइक्रोस्कोप। ठीक है, इसका मतलब अगर कोई साइंटिस्ट है, उस साइंटिस्ट को क्रोमोसोम की स्टडी करना है, क्रोमोसोम के मॉर्फोलॉजी की स्टडी करना है, एक्सटर्नल अपीयरेंस, तो साइंटिस्ट कौन से स्टेज में आके स्टडी करेंगे उसको? जहाँ पे वो सबसे आसानी से दिख रहा, और सबसे आसानी से कहाँ दिख रहा हो? मेटाफेज। ठीक है, तो यहाँ पे लिखिए हम दिस फेज इज यूज्ड टू स्टडी मॉर्फोलॉजी ऑफ क्रोमोसोम। ठीक है, लेकिन ये सब तो ये बातें इंपॉर्टेंट पॉइंट जो मेटाफेज के फीचर्स है वो क्या है? वो आपके पास ये है कि जो है सबसे पहले क्या हो रहा? स्पिंडल फाइबर अटैचेस टू बोलो कहाँ पे? काइनेटोकोर। स्पिंडल फाइबर अटैचेस टू काइनेटोकोर। और उसके बाद क्या होता है कि ये जो माइक्रोट्यूब्यूल है इनके बीच में का डिस्टेंस कम होता, और ये क्या करते हैं? इनको अलाइन करते एक लाइन के ऊपर, और ये प्लेन ऑफ अलाइनमेंट को आप क्या नाम देते हैं? मेटाफिजिक प्लेट। ठीक है, क्रोमोसोम आर aligned on equatorial line, equatorial line, chromosome are aligned on equatorial line. ठीक है, and D and the plane of alignment is called क्या नाम है इसका बोलो? मेटाफेज प्लेट या मेटाफेजिक प्लेट भी कहते हैं इसको। ठीक है, एंड द प्लेन ऑफ अलाइनमेंट इज कॉल्ड मेटाफेज। ठीक है, तो आप लोगों को क्या क्या याद रखना है मेटाफेज में? सबसे पहले मेटाफेज कब चालू होता? जैसे न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसअपियर हो गई वैसे मेटाफेज चालू हो गया। सेकंड, कंडेंसेशन ऑफ क्रोमोसोम प्रोफेज में चालू हुआ था, और प्रोफेज में ही क्रोमोसोम दिखना आप लोगों को नजर आना जो है चालू हो गया। लेकिन वो कंडेंसेशन चलते रहा, कहाँ तक चलते रहा? मेटाफेज, और मेटाफेज के अंदर कंप्लीट हुआ। इसका मतलब एक क्रोमोसोम जितना ज्यादा कंडेंस हुआ उतने आसानी से दिखता। तो सबसे ज्यादा कंडेंस कहाँ पे? क्रोमोसोम मेटाफेज में। तो सबसे आसानी से कहाँ दिखेगा? मेटाफेज में। अगर कोई साइंटिस्ट को क्रोमोसोम की स्टडी करना है तो वो कहाँ पे करेगा? मेटाफेज में करेंगे, क्योंकि यहाँ पे आसानी से दिखता। ये सब जो है आपके पास जो है इसेंशियल पॉइंट्स नहीं, इसेंशियल पॉइंट आपके पास दो है जो कैरेक्टरिस्टिक है किसके? मेटाफेज। कौन से? सबसे पहले यहाँ पे होता क्या है कि स्पिंडल फाइबर आके अटैच होता है कहाँ पे? काइनेटोकोर पे। सेकंड पॉइंट,
ये जो क्रोमोसोम है ये सब एक लाइन के ऊपर अलाइंड होते हैं, और ये जो लाइन है इस प्लेन को क्या कहेंगे आप, मेटाफेज प्लेट कहेंगे। क्या कहेंगे, मेटाफेज। लिख लो इसको आप। हाँ रुको, अगर जो हमने यहाँ पे आप लोगों को क्वेश्चन करें, फिर से सेम क्वेश्चन कि बताओ यहाँ पे क्रोमोसोम का नंबर कितना है और डीएनए का अमाउंट कितना है। ठीक है, यहाँ पे क्रोमोसोम का नंबर अभी भी कितना है, 4, और डीएनए का अमाउंट भी कितना है, 4। इसका मतलब यहाँ पे भी कोई चेंजेस हुए नहीं। दैट इज एनाफेज। ठीक है, प्रोफेज, मेटाफेज एंड थर्ड फेज, दैट इज एनाफेज। ठीक है, एनाफेज में क्या होता है, एनाफेज में क्या होता है, ठीक है, दैट इज एनाफेज। एनाफेज में हमारे पास सेल सेल, जो सेल से हमने शुरुआत करी थी, सेम सेल जो है हम यहाँ पे बनेंगे। दिस इज द सेम सेल, जो यहाँ पे इसके अंदर क्रोमोसोम कहाँ पे अलाइन होते, इक्वेटोरियल लाइन पे या मेटाफेजिक प्लेट। ठीक है, अब जो एनाफेज में क्या होता, एनाफेज में जो सेंट्रोमियर है तो स्प्लिट होता, स्प्लिट होता मतलब टूटेगा, दो टुकड़ों में टूटेगा, और उसको जो है खींचेंगे एकदम पोल के ऊपर, पोल्स की तरफ जो है खींचेंगे उसको। ठीक है, कौन खींचेगा उनको, सेंट्रोजोम जो, ठीक है, ये सेंट्रोजोम जो है खींचने वाला है किसको। ठीक है, तो आपके पास ऐसा, अब यहाँ पे जब सेंट्रो क्रोमोसोम स्प्लिट हुआ, तो जो यहाँ पे जब सेंट्रोमियर स्प्लिट हुआ, तो यहाँ पे जो क्रोमेटिड्स है ये क्या हो गए, सेपरेट हो गए। अब क्या हो गए, क्रोमेटिड्स क्या हो गए, सेपरेट हो गए। ठीक है, और ये क्रोमेटिड्स कहाँ जाने वाली, क्रोमेटिड्स ये पोल्स की तरफ जाने वाले। ठीक है, ये क्रोमेटिड्स कहाँ जाने वाले, इस तरह पोल्स की तरफ मूव करने वाले सारे क्रोमेटिड्स। ठीक है, तो यहाँ पे जो है आपके पास इनको जो है पोल्स की तरफ कौन मूव करा रहा है, इस तरह कौन मूव करा रहा है, ठीक है, सेंट्रोसोम विद द हेल्प ऑफ स्पिंडल फाइबर, इस तरह पोल्स की तरफ खींचेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे जो है आपके पास क्या था, कि हमारे पास क्रोमोसोम है। ठीक है, क्रोमोसोम था, क्रोमोसोम में कितने क्रोमेटिड थे, दो क्रोमेटिड, दो क्रोमेटिड एक दूसरे से अटैच थे विद द हेल्प ऑफ, एकदम बीच में स्ट्रक्चर था जिसका नाम क्या था, सेंट्रोमियर। अब यहाँ पे सेंट्रोमियर स्प्लिट हुआ, और सेंट्रोमियर स्प्लिट होने की वजह से ये दोनों क्या हो गए, अलग हो गए। एक क्रोमेटिड एक कॉर्नर पे जाएगा, दूसरा क्रोमेटिड दूसरे कॉर्नर पे जाएगा। ठीक है, यहाँ पे जो है क्या हुआ, यहाँ पे स्प्लिटिंग ऑफ सेंट्रोमियर, यहाँ पे क्या, स्प्लिटिंग ऑफ सेंट्रोमियर। ठीक है, यहाँ पे होगा स्प्लिटिंग। ठीक है, साइमल्टेनियसली, 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 ठीक है, साइमल्टेनियसली स्प्लिटिंग ऑफ सेंट्रोमियर, स्प्लिटिंग ऑफ ऑल सेंट्रोमियर, स्प्लिटिंग ऑफ ऑल सेंट्रोमियर। ठीक है, क्या हुआ कि यहाँ पे जो क्रोमोसोम था, ये क्रोमोसोम दिखने में कैसा था, इस तरह, ये वाला स्ट्रक्चर का नाम क्या था, सेंट्रोमियर। इसी तरह दूसरा क्रोमोसोम है, दूसरे क्रोमोसोम दिखने में ऐसा था, इसका नाम क्या था, सेंट्रोमियर। जब स्प्लिट हुआ, जब यहाँ पे सेंट्रोमियर टूटा एक से दो में, एक से दो में, ये सब एक साथ हुआ, जब ये टूटा एग्जैक्ट सेम टाइम पे ये हुआ, तो जितने सेंट्रोमियर है वो सब एक साइड पे एक साथ में जो है क्या हुआ, ठीक है, साइमल्टेनियसली स्प्लिटिंग ऑफ सेंट्रोमियर, एक साथ सारे सेंट्रोमियर क्या हो गए, स्प्लिट हो गए, मतलब क्या हो गए, एक से दो हो गए। ठीक है, और फिर जो है ये जो है क्रोमेटिड कहाँ मूव करना चालू करेंगे, क्रोमेटिड्स मूव टूवर्ड्स, क्रोमेटिड्स, क्रोमेटिड्स मूव टूवर्ड्स, मूव टूवर्ड्स, कहाँ मूव कर रहे बोलो, मूव टूवर्ड्स पोल। जब वो पोल की तरफ मूव कर रहे हैं तो आप नोटिस करेंगे कि पोल की तरफ हेड कौन कर रहा है, यहाँ पे ये वाला स्ट्रक्चर क्या नाम है इसका, सेंट्रोमियर। तो सबसे आगे सेंट्रोमियर है, और पीछे लैगिंग कौन कर रहा है, यहाँ पे पीछे टेलिंग कौन कर रहा है, यहाँ पे इनके आर्म्स। इसको आप क्या बोल सकते हैं, आर्म बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं इसको आप, आर्म। ठीक है, तो जब आपने एक सेंट्रोमियर, ठीक है, जिस तरह इस तरह था, इसको इस तरह खींचे आपने, तो यहाँ पे जो है था आपके पास, ठीक है, दो इसमें टूट गया, दो इसमें टूट गया क्योंकि यहाँ पे स्प्लिट हो गया। जब इसको आप खींचेंगे इस तरह, जिसको आप इसे इस तरह खींचेंगे तो ये आपको कैसा दिखेगा, फिर इस तरह दिखेगा। समझ में आ रहा है आप लोग, इसको आपने इस तरह पकड़े और इस तरह आपने पुश करे, पुल करे, तो यहाँ पे दिखेगा कैसा, इस तरह। ये पर्टिकुलर शेप बता रहा है, अभी कौन सा शेप दिख रहा है आपको, कौन से शेप का दिख रहा, वी शेप का। समझ में आ रहा, और जब इसको आपने पुल करा तो सबसे आगे कौन लीड कर रहा, सबसे आगे लीड कौन कर रहा है, सेंट्रोमियर, और पीछे जो है ट्रेलिंग कौन कर रहा है, यहाँ पे आर्म्स। ठीक है, विथ विथ सेंट्रोमियर, विथ सेंट्रोमियर, विथ सेंट्रोमियर लीडिंग अहेड, लीडिंग अहेड, सेंट्रोमियर लीडिंग अहेड, लीडिंग अहेड,
आर्म्स ट्रेलिंग बिहाइंड, आर्म्स, आर्म्स क्या होगा, ट्रेलिंग बिहाइंड, आर्म्स ट्रेलिंग, या ट्रेलिंग की जगह कभी कभार वर्ड यूज करेंगे लैगिंग बिहाइंड, ट्रेलिंग या लैगिंग बिहाइंड, ठीक है। दिख रहा है आप लोगों को यहाँ पे क्या हुआ, कि यहाँ पे जो हमारे पास सेल था, सेल में जो है क्या हुआ, इस सेल में जो क्रोमोसोम है, यहाँ पे जो क्रोमोसोम है इसके अंदर सेंट्रोमियर स्प्लिट हुआ, और सारे सेंट्रोमियर कैसे स्प्लिट हुए, साइमल्टेनियसली। जितने क्रोमोसोम थे, 4 क्रोमोसोम है, 4 क्रोमोसोम के कितने सेंट्रोमियर थे, 4 थे, चारों के चारों एक साथ टूटे, और जब टूटेंगे उनको हम खींचेंगे, जब उसको आप कॉर्नर्स पे खींचेंगे तो सेंट्रोमियर आगे जाएंगे और पीछे कौन आएंगे, यहाँ पे आर्म्स आएंगे, और इनके जो है एक शेप मिलेंगे। आप लोग को याद होगा जब हमने न्यूक्लियस पढ़े थे सेल लेवल ऑफ लाइफ में, उसके हम अंदर लिखा है जब में एनाफेज के अंदर सेंट्रोमियर की पोजीशन की वजह से क्रोमोसोम जो है अलग अलग तरह के शेप दिखते हैं। अगर एकदम सेंटर पे रहा मेटासेंट्रिक, कौन सा शेप देगा, वी शेप, ठीक है। अगर आपके पास इस तरह एकदम बीचों बीच सेंट्रोमियर है, इसको अगर आपने खींचे तो कौन सा शेप देने वाला है, वी शेप। अगर ये जो है आपके पास थोड़ा कॉर्नर पे, इसको आपने खींचे तो ये कौन सा शेप देंगे आपको, एल शेप देंगे, ठीक है। थोड़ा और कॉर्नर पे इसको आपने अगर खींचे तो कौन सा शेप देंगे, जे शेप देंगे, और ये एकदम कॉर्नर पे इसको आपने खींचे तो कौन सा शेप देंगे, ठीक है, आई शेप देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं एनाफेज के अंदर ऑन द बेसिस ऑफ पोजीशन ऑफ देयर सेंट्रोमियर क्रोमोसोम अलग, क्रोमेटिड अलग अलग तरह के क्या देंगे, शेप देंगे, ठीक है। ये वी शेप दे सकता है, एल शेप दे सकता है, जे शेप दे सकता है, और आई शेप भी दे सकता है, ठीक है। अगर यहाँ पे हमारे पास हमने क्वेश्चन जो है फिर से करें, ठीक है, यहाँ पे हमारे पास जो है क्वेश्चन जो हमेशा हम करते आते बार बार, ठीक है, तो ये क्वेश्चन डबल से आए, तो बताओ कि यहाँ पे क्रोमोसोम का नंबर क्या है, क्रोमोसोम, क्रोमोसोम नंबर कितना है बताओ, कितना है, जल्दी से बताओ, 8, कितना हो गया, 8 हो गया। और डीएनए का अमाउंट क्या है, डीएनए अमाउंट सेम है, डीएनए अमाउंट क्या है, सेम, कितना है, समझे आप लोग। तो एनाफेज में क्रोमोसोम का नंबर डबल होता है, वो क्यों होता है वो भी समझिए आप लोग, क्योंकि यहाँ पे क्रोमोसोम सेपरेट होके क्रोमेटिड बनता, और आप लोग को ये मालूम क्रोमेटिड इज अल्सो अ क्रोमोसोम, समझ में आ रहा ना। ये आपके पास ये भी क्रोमोसोम है और ये भी क्रोमोसोम है, ये आपके पास वो क्रोमोसोम है जो किसकी वजह से बना था, एस फेज की वजह से बना था। एस फेज में हमने अमाउंट डबल कर दिए थे, लेकिन क्रोमोसोम नंबर क्या था, कांस्टेंट था, याद आ रहा आप लोगों को। ये आपके पास एस फेज की वजह से हुआ, लेकिन जब ये किसके थ्रू गया, जब ये किसके थ्रू गया, एनाफेज की वजह से, एनाफेज में, तो एनाफेज में क्या हो गया, अमाउंट तो सेम रहा लेकिन डीएनए क्रोमोसोम नंबर क्या हो गया, डबल हो गया। So we can see here that anaphase is exactly opposite of S phase. S phase में डीएनए का अमाउंट कांस्टेंट होता है, क्रोमोसोम नंबर डबल होता है। यहाँ पे उल्टा हो गया, यहाँ पे क्रोमोसोम का नंबर डबल हो गया, डीएनए का अमाउंट क्या हो गया, कांस्टेंट, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे क्रोमोसोम नंबर, क्रोमोसोम नंबर डबल्स, बट डीएनए अमाउंट, डीएनए अमाउंट remains constant, remains constant, ठीक है। क्रोमोसोम्स, ठीक है, क्रोमेटिड्स, क्रोमेटिड्स shows shows various shapes, various shapes, ठीक है, various shapes on the basis, on the basis of position of, position of centromere, position of centromere, ठीक है, पोजीशन ऑफ सेंट्रोमियर, ठीक है। तो एनाफेज में क्या हुआ, एनाफेज में सेंट्रोमियर स्प्लिट हुआ, बोलो क्या हुआ, सेंट्रोमियर स्प्लिट हुआ। एक क्रोमोसोम से कितने क्रोमेटिड बने, 2 क्रोमेटिड बने, ठीक है। और जो है आपके पास क्रोमोसोम का नंबर क्या हो गया, डबल हो गया। तो जब सेंट्रोमियर स्प्लिट हुआ तो हम क्रोमेटिड को कहाँ पे लेके जाएंगे, पोल के पास, और जब पोल के पास जाएंगे तो किस वे में जाएगा, इस वे में कि सेंट्रोमियर लीड कर रहा है और आर्म क्या कर रहा है, ट्रेल कर रहा है या लैग कर रहा है बिहाइंड, ठीक है। यहाँ पे क्रोमोसोम का नंबर डबल हो गया लेकिन डीएनए का अमाउंट क्या हो गया, कांस्टेंट। अब यहाँ पे इनके सेंट्रोमियर की पोजीशन की वजह से आपको यहाँ पे क्या मिलेंगे, सारे अलग अलग शेप मिलेंगे। ये पॉइंट हमने पहले से लिखे हुआ है, क्या लिखे हुआ याद है ना,
ठीक है, सेल लेवल ऑफ लाइफ में लिखे थे ना, ठीक, वेरी गुड। यहाँ पे अब हमारे पास नेक्स्ट पॉइंट, एनाफेज के बाद जो है कैरियोकाइनेसिस का लास्ट फेज है जिसका नाम है टीलोफेज। क्या नाम है इसका? टीलोफेज। टीलोफेज इज नथिंग बट एग्जैक्टली सिमिलर ऑफ अपोजिट, एग्जैक्टली अपोजिट ऑफ प्रोफेज। ठीक है, अपोजिट किस करेंगे? प्रोफेज। ठीक है, प्रोफेज में जो जो हुआ था यहाँ पे उसका अपोजिट कर लो, अपोजिट ऑफ प्रोफेज। बताओ क्या क्या हुआ था प्रोफेज में? हमारे पास क्या हुआ था कि जो क्रोमोजो जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, न्यूक्लियस है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, डिसअपियर हुए थे, वापस रिपेयर होंगे। हमने कहा था आप लोगों को जैसे प्रोफेज चालू हुआ तो आप देखेंगे कि सारे ऑर्गेनेल और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसअपियर होना चालू करेंगे, टेलोफेज के अंदर वापस आएंगे। प्रोफेज के अंदर क्रोमेटिन को हमने क्रोमोसोम में कन्वर्ट करे थे, यहाँ पे आप क्रोमोसोम को किस में कन्वर्ट करेंगे? क्रोमेटिन के अंदर करें। समझ में आ रहा? तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे सबसे पहले जो है ये आपके पास सेल है, ठीक है, ये सेल है, ये सेल है, और ये सेल में जो है आपके पास वापस जो है कौन आ जाएगा? वापस जो है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। आप टेलोफेज के अंदर कितने न्यूक्लियस दिखने वाले आपको? 2। तो यहाँ पे क्या हो गया? कैरियोकाइनेसिस हो गया। अब यहाँ पे न्यूक्लियस में आपको क्रोमोसोम नहीं दिखेंगे, आपको क्या दिखेगा? यहाँ पे क्रोमैटिन दिखेगा, क्रोमैटिन दिखेगा। क्या दिखने वाला है यहाँ पे? क्रोमैटिन। ठीक है, तो यहाँ पे हुआ क्या? यहाँ पे हुआ कि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, ठीक है, न्यूक्लियोलस, न्यूक्लियोलस, ठीक है, और क्या था? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और गोल्जी बॉडी, एटीसी reappears, एटीसी reappears। ठीक है, सेकंड जो हम लिख सकते हैं कि क्रोमोसोम, क्रोमोसोम, क्रोमोसोम इज डिकंडेंस, डिकंडेंस, डिकंडेंस इनटू क्या होगा इसमें वापस क्रोमैटिन। ठीक है, क्रोमैटिन। ठीक है, तो यही दो मेन पॉइंट है कि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, न्यूक्लियस, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी बॉडी है, वापस आ जाएंगे, क्रोमोसोम डिकंडेंस हो जाएगा क्रोमैटिन के अंदर। जो पॉइंट आपने प्रोफेज में लिखे थे इसका अपोजिट यहाँ लिखना है। ठीक है, तो यहाँ पे कैरियोकाइनेसिस हुआ। कैरियोकाइनेसिस में कितने स्टेज थे? 4 थे। एक था प्रोफेज, दूसरा था मेटाफेज, तीसरा था एनाफेज, चौथा था टेलोफेज। प्रोफेज में क्या हुआ था? प्रोफेज में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी बॉडी ये सब डिसअपियर होना चालू हुए। प्रोफेज के अंदर क्रोमोसोम कंडेंस होना चालू करा, क्रोमैटिन कंडेंस होना चालू करा इनटू क्रोमोसोम। प्रोफेज के अंदर जो है सेंट्रोसोम पोल्स की तरफ मूव करना चालू करे, उसके एंड तक पोल में पहुंच गए। ठीक है, प्रोफेज के अंदर स्पिंडल फाइबर बना, और स्पिंडल फाइबर बनाने वाला प्रोटीन कहाँ पे बना? वो G2 फेज में बना। ठीक है, प्रोफेज के बाद मेटाफेज था। कैसे पता चलेगा मेटाफेज चालू हो गया? जैसे न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसअपियर हो गई वैसे पता चल गया कि क्या चालू हो गया? मेटाफेज। जैसे न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसअपियर हो गई वैसे क्या चालू हो गया? मेटाफेज चालू हो गया। ठीक है, मेटाफेज में कंडेंसेशन कंप्लीट होता। कंडेंसेशन चालू कहाँ पे हुआ था? प्रोफेज में। प्रोफेज में क्रोमोसोम दिखना चालू हो गया था, लेकिन कंडेंसेशन कंप्लीट कहाँ पे हो गया? मेटाफेज में। इसका मतलब जो क्रोमोसोम में सबसे अच्छे से कहाँ दिख रहा है, मैक्सिमम विजिबिलिटी कहाँ है? मेटाफेज में। इसीलिए जो है मेटाफेज का इस्तेमाल करते हैं स्टडी के लिए। किसके स्टडी के लिए? मॉर्फोलॉजी ऑफ क्रोमोसोम। मॉर्फोलॉजी मतलब एक्सटर्नल अपीयरेंस, एक्सटर्नल अपीयरेंस ऑफ क्रोमोसोम। लेकिन जो है मेटाफेज में होता क्या है? मेटाफेज में स्पिंडल फाइबर अटैच होता है काइनेटोकोर से, स्पिंडल फाइबर अटैच होता है काइनेटोकोर से। और साथ ही साथ क्या होता है कि जो आपके पास क्रोमोसोम है उनको हम अलाइन करते कहाँ पे? इक्वेटोरियल लाइन पे। और प्लेन ऑफ अलाइनमेंट इक्वेटोरियल लाइन का उसको आप क्या कहते हैं? मेटाफिजिक प्लेट कहते हैं। उसके बाद जो है क्या होता है कि लाइन पे अलाइन हो गए, इस लाइन पे जितने क्रोमोसोम थे वो सारे क्रोमोसोम का सेंट्रोमियर एक साथ स्प्लिट होता। उसके बाद उनको हम क्या करेंगे? पोल्स की तरफ मूव करेंगे। पोल्स की तरफ इस तरह मूव करेंगे कि सेंट्रोमियर लीडिंग अहेड एंड आर्म्स लैगिंग और ट्रेलिंग बैक। और यहाँ पे सेंट्रोमियर की पोजीशन की वजह से यहाँ पे अलग अलग तरह के शेप दिखेंगे आप लोगों को। समझ में आ रहा? यहाँ पे जो है क्रोमोसोम नंबर क्या हो गया? डबल हो गया। डीएनए का अमाउंट क्या है? यहाँ पे सेम। अगर यहाँ पे अगर हमें देखें यहाँ पे भी क्रोमोसोम नंबर क्या है? सेम है। क्रोमोसोम नंबर क्या है? क्रोमोसोम नंबर कितना है यहाँ पे? ठीक है, कितना है? यहाँ पे 8 है, यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 4, कितने हो गए? 8 हो गए। और डीएनए का अमाउंट भी क्या है? डीएनए का अमाउंट भी क्या है? यहाँ पे सेम है। ठीक है, कितना है?
फोर्स, लिख लो इसको आप। सेल के अंदर जितने कंपोनेंट है, सेल ऑर्गेनेल है, साइटोप्लाज्म है, इस सबको हम बांटने वाले, इसको हम क्या कहेंगे, साइटोकाइनेसिस। क्या कहेंगे हम, साइटोकाइनेसिस। अब आप लोगों को ये बात याद रखना है कि साइटोकाइनेसिस हमेशा पीछा करता है किसका, कैरियोकाइनेसिस का। जैसे कैरियोकाइनेसिस हो गया, उसके पीछे पीछे क्या हो जाएगा, साइटोकाइनेसिस। तो एक स्टेटमेंट यूज होता है इसको जो है डिस्क्राइब करने के लिए, जिसको आप लोगों ने याद रखना, बड़ा फेमस स्टेटमेंट है कि कैरियोकाइनेसिस, कैरियोकाइनेसिस is followed by is followed by is followed by साइटोकाइनेसिस। क्या रहेंगे, साइटोकाइनेसिस। ठीक है, जैसे कैरियोकाइनेसिस हो गया, उससे पीछे पीछे कौन आएगा, साइटोकाइनेसिस। अब साइटोकाइनेसिस में थोड़ा गड़बड़ है। गड़बड़ क्या है कि हमने प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, या हमने कैरियोकाइनेसिस पढ़े, इंटरफेज पढ़े, ये सारे सेल्स में सेम रहता है, प्लांट सेल हो या एनिमल सेल हो। लेकिन जो आपके पास साइटोकाइनेसिस रहता है, ये डिफरेंट रहता है। प्लांट सेल में साइटोकाइनेसिस डिफरेंट और एनिमल सेल में साइटोकाइनेसिस डिफरेंट। एनिमल सेल का तो आपको मालूम है कैसा होता है, 1 से 2 होता है, एक सेल है, बड़ा होगा फिर क्या होगा, 1 से 2 हो जाएगा, इस तरह रहता है। प्लांट सेल का कभी आप लोगों ने देखे साइटोकाइनेसिस कैसे होंगे। ठीक है, तो हम यहाँ पे 2 साइटोकाइनेसिस पढ़ने वाले, एक जो है आप पढ़ेंगे एनिमल सेल के बारे में, और दूसरा आप किसके बारे में पढ़ेंगे, प्लांट सेल के बारे में। याद रखना, इससे पहले वाले जितने स्टेप्स है वो सिमिलर है किसके अंदर, दोनों सेल के अंदर। ठीक है, प्लांट सेल, यहाँ किसके बारे में पढ़ेंगे हम, प्लांट सेल। तो शुरुआत किससे करेंगे हम, शुरुआत करेंगे एनिमल सेल। ठीक है, तो एनिमल सेल जो है, ये एनिमल सेल किसके थ्रू बाहर आया, किसके थ्रू बाहर आया बताओ, ये एक फेज के थ्रू आया, क्या नाम था उसका, टीलोफेज। राइट, टीलोफेज किसका पार्ट था, प्रोफेज का पार्ट। ठीक है, अब इस टीलोफेज में क्या हो गया, इस टीलोफेज में साइटोकाइनेसिस हो गई, सॉरी कैरियोकाइनेसिस हो गई, और लास्ट में एक न्यूक्लियस से कितने न्यूक्लियस बन गए, यहाँ पे 2 न्यूक्लियस। अब क्या होता है कि जो टीलोफेज है, टीलोफेज में जो स्पिंडल फाइबर है वो डिजोल्व होना चालू हो जाता है, स्पिंडल फाइबर डिजोल्व होना चालू, क्योंकि हमने आप लोग कहा था कि टीलोफेज में प्रोफेज का अपोजिट होता है। प्रोफेज में स्पिंडल फाइबर बना था और यहाँ पे डिजोल्व होना चालू होता है। कुछ स्पिंडल फाइबर यहाँ पे आ जाता, कुछ जो स्पिंडल फाइबर आपके पास कहाँ आ गए, यहाँ पे दिख रहा है आप लोगों को। तो ये जो है आपके पास, मान लो कि इसको हम नाम देंगे, इसको हम नाम देंगे फ्रैग्मोप्लास्ट। क्या नाम देंगे इसको हम, फ्रैग्मोप्लास्ट। फ्रैग्मोप्लास्ट किसका बने हुआ है, स्पिंडल फाइबर का बने हुआ। किसका बने हुआ है ये, स्पिंडल फाइबर। ठीक है, और स्पिंडल फाइबर किसका बने हुआ था, माइक्रोट्यूब्यूल का। तो आप कह सकते हैं कि ये किसका बने हुआ है, माइक्रोट्यूब्यूल। ठीक है, तो टेलोफेज में स्पिंडल फाइबर डिजोल्व होना चालू करता, और अरे एनिमल सेल पर है ना, सॉरी एनिमल सेल पर, ये एनिमल सेल का नहीं, प्लांट सेल के बारे में बता देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो गया आपके पास, ये एनिमल सेल है, एनिमल सेल क्या हो गया, 1 से 2 हो गया। एनिमल सेल में जो आउटर मोस्ट मेम्ब्रेन रहती है, ये क्या है, ये है सेल मेम्ब्रेन। क्या है ये, सेल मेम्ब्रेन। ठीक है, आउटर मोस्ट लेयर कौन सी है, सेल मेम्ब्रेन। और सेल मेम्ब्रेन जो है कैसे रहते हैं आपके पास, फ्लेक्सिबल, कैसे रहती है, फ्लेक्सिबल। अब यहाँ पे एकदम बीचों बीच यहाँ पे एक रिंग लाइक स्ट्रक्चर बनता है। यहाँ पे क्या बनता है, इस तरह रिंग लाइक स्ट्रक्चर। ये रिंग लाइक स्ट्रक्चर जो है प्लाज्मा मेम्ब्रेन से यहाँ पे अटैच होता, और प्लाज्मा मेम्ब्रेन से यहाँ पे अटैच होता। इस रिंग लाइक स्ट्रक्चर को जो है हम नाम देते हैं कॉन्ट्रैक्टाइल रिंग। क्या नाम देते हैं इसको हम, कॉन्ट्रैक्टाइल रिंग। ठीक है, कॉन्ट्रैक्टाइल रिंग। कॉन्ट्रैक्टाइल रिंग जो है, ये जो है आपके पास, ये जो है आपके पास माइक्रोफिलामेंट की बनी हुई है। किसकी बनी हुई थी, माइक्रोफिलामेंट। माइक्रोफिलामेंट कौन सा, मायोसिन की बनी हुई थी। किसकी बनी हुई थी, मायोसिन की। याद है मायोसिन आप लोगों को। ठीक है, अब ये कॉन्ट्रैक्टाइल रिंग क्या करती है, ये स्क्वीज होती है, या आप क्या बोल सकते हैं, उसका नाम ही क्या है, कॉन्ट्रैक्टाइल रिंग। मतलब क्या करेंगे हो, कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, क्या करेंगे हो, कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, तो कॉन्ट्रैक्टाइल रिंग जो है कॉन्ट्रैक्ट करेंगे। ठीक है, कॉन्ट्रैक्टाइल रिंग क्या करेंगे, कॉन्ट्रैक्ट करेंगे। ठीक है, और आपके पास जो है सेल कुछ दिखेगा इस तरह, सेल दिखेगा इस तरह। क्यों, ये जो कॉन्ट्रैक्टाइल रिंग है उसने क्या करी, यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट करी। ठीक है, कहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट करी उन्होंने। ठीक है, पहले जो आपके पास पेरीफेरी था, पेरीफेरी से कहाँ पे गई, वो सेंटर के पास गई। और यहाँ पे आप लोगों को दिख रहा है, यहाँ पे एक इस तरह एक स्ट्रक्चर बना, इसको हम बोलते हैं डीप फरो। क्या बोलते हैं इसको हम, डीप फरो। ठीक है, फरो मतलब क्या होता है, गड्ढा। तो यहाँ पे क्या बना, डीप फरो बना। क्या बना यहाँ पे, डीप फरो। ठीक है, तो कैसा हुआ ये, पेरीफेरी टू सेंटर,
पेरीफेरी टू सेंटर, ठीक है। तो यहाँ पे काम कैसे चल रहा है, पेरीफेरी सराउंडिंग से कहा जा रहा है पेरीफेरी टू सेंटर, ठीक है। तो आपके पास जो यहाँ पे 1 से 2 होने की तैयारी हो रही, कहाँ से हो रही, पेरीफेरी से सेंटर, ठीक है। और यहाँ पे फिर से जो है आपके पास क्या है, यहाँ पे अंदर जो है न्यूक्लियस है, और यहाँ पे भी अंदर क्या है, न्यूक्लियस, ठीक है। अब क्या हुआ, मान लो कि यहाँ पे इसने और ज्यादा कॉन्ट्रैक्ट कर दिया, क्या कर दिया इसने, और ज्यादा कॉन्ट्रैक्ट कर दिया, और यहाँ पे जो है आपके पास कॉन्ट्रैक्टाइल रिंग बन गई, मिड बॉडी बन गई इस तरह, ठीक है। देख रहा आप लोगों को, ये कॉन्ट्रैक्टाइल रिंग थी, ये जो है फ्लेक्सिबल प्लाज्मा मेम्ब्रेन को उसने कॉन्ट्रैक्ट कराया, ऐसा हो गया। और यहाँ पे एक तरह ऐसा स्ट्रक्चर बना जिसको आपने क्या कहा, डीप फरो। एग्जाम में पूछता कि कौन से साइटोकाइनेसिस में डीप फरो बनता, तो याद रखना किसमें, प्लाज्मा, एनिमल सेल में। फिर और जो हो गया, और फिर जो है दोनों प्लाज्मा मेम्ब्रेन स्टिक हो जाएंगे, और जैसे दोनों प्लाज्मा मेम्ब्रेन एक दूसरे को टच कर दिए, तो यहाँ पे सेल क्या हो जाएंगे, 1 से 2 हो जाएंगे, 100 क्या हो जाएंगे, 2। और यहाँ पे जो है साइटोकाइनेसिस क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे सेल कितने हो गए, 1 से 2। तो यहाँ पे आप लोग क्या याद रखना है कि यहाँ पे डीप फरो बना, और जब सेल 1 से 2 हो रहे तो कैसा हो रहे थे, पेरीफेरी से लेके सेंटर। तो यहाँ पे मूवमेंट कहाँ पे हो रहा था, मूवमेंट सेंटर की तरफ हो रहा था, पेरीफेरी से सेंटर। तो एनिमल सेल समझ गया। अब किसके बारे में बात थी, अब प्लांट सेल के बारे में। प्लांट सेल सबसे पहले कुछ ऐसा दिखता, बराबर है ना, ऐसा दिखता ना प्लांट सेल, ठीक है। और प्लांट सेल के अंदर इस तरह क्या है, न्यूक्लियस। अब प्लांट सेल के अंदर एक गड़बड़ रहती है, प्लांट सेल में ही गड़बड़ रहती है कि प्लांट सेल में एकदम बाहर लेयर ये आउटर मोस्ट लेयर क्या रहती है प्लांट सेल की, बोलो जल्दी से, सेल वॉल रहती है, ठीक है। तो ये सेल वॉल, सेल वॉल। और सेल वॉल के बारे में ये पॉइंट याद रखना कि सेल वॉल इन एक्सटेंसिबल रहता है, इन एक्सटेंसिबल, कि आप सोचेंगे कि हम सेल वॉल को भी ऐसे ही करेंगे, यहाँ से पकड़ेंगे और इस तरह दबा देंगे और 2 सेल अलग हो जाएंगे, ऐसा नहीं होगा, क्योंकि सेल वॉल रिजिड है। अगर आप इसको इस तरह दबाने की कोशिश करेंगे तो सेल वॉल टूट जाएंगी, लेकिन मूव नहीं होंगे। तो सेल वॉल को ऐसा कर सकते, नहीं कर सकते, बिकॉज इट इज नॉन स्ट्रेचेबल, ठीक है, नॉन स्ट्रेचेबल, इसको आप स्ट्रेच नहीं कर सकते, ठीक है। ये कैसी है, नॉन स्ट्रेचेबल। इसके लिए आपको कोई नया तरीका निकालना पड़ेगा। तो नया तरीका ये है कि टिलोफेज के अंदर जो कुछ स्पिंडल फाइबर था, तो थोड़ा सा स्पिंडल फाइबर हमने यहाँ ला लिया, इसको हमने नाम दे दिया फ्रैग्मोप्लास्ट। क्या नाम दे दिया इसको हमने, फ्रैग्मोप्लास्ट। फ्रैग्मोप्लास्ट किसका बने हुआ है, माइक्रोट्यूब्यूल का बने, किसका बने हुआ है, माइक्रोट्यूब्यूल। अब यहाँ पे हम फ्रैग्मोप्लास्ट के ऊपर कुछ तो भी ऐड करते, क्या करते, कुछ तो भी ऐड करते, मिक्स ऑफ, ठीक है, मिक्सिंग, मिक्स वेसिकल्स, वेसिकल्स ऑफ गोल्जी, वेसिकल्स ऑफ गोल्जी बॉडी, ठीक है, वेसिकल्स ऑफ गोल्जी बॉडी। और आपके पास जो है यहाँ पे बहुत ही इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर बन जाता, जिसके ऊपर नीट में कई क्वेश्चन आए, ठीक है। यहाँ पे आपके पास इस तरह एक स्ट्रक्चर बन जाता, ठीक है। अब इसका नाम रहता है सेल प्लेट, क्या नाम रहता है इसका, सेल प्लेट, ठीक है। ये जो स्ट्रक्चर है, ये जो है सेल प्लेट बनेगा, क्या बनेंगे आपके पास, सेल प्लेट। यही सेल प्लेट अब आपके पास ग्रो करेंगे, कैसा ग्रो करेगा, आउटवर्ड ग्रो करेगा, कैसा ग्रो करेगा, आउटवर्ड। आउटवर्ड ग्रो करना मतलब कैसा ग्रो करने वाला, देखो यहाँ पे पेरीफेरी टू सेंटर ग्रो हुआ था, यहाँ पे उल्टा बना कहाँ पे था, सेंटर। तो सेंटर से कहाँ ग्रो करेंगे, सेंटर टू पेरीफेरी, सेंटर टू पेरीफेरी, सेंटर टू पेरीफेरी। तो यही जो है आपके पास है, ऐसा ग्रो करते जाएगा, और जो है लास्ट में दोनों को जो है क्या कर देगा, यहाँ पे दोनों को क्या कर देगा, यहाँ पे, ठीक है, ज्वाइन कर देगा, क्या कर देगा, यहाँ पे ज्वाइन कर, ठीक है। तो ये आपके पास इस तरह ग्रो हुआ, देखा आप लोगों को क्या हुआ, ग्रो हो गया ना, कहाँ ग्रो कर रहा है, सेंटर से लेके पेरिफेरी। और यहाँ पे अभी क्या है आपके पास, इस तरह स्ट्रक्चर। एकदम लास्ट में, एकदम लास्ट में जो फ्रैग्मोप्लास्ट, जो आपके पास सेल प्लेट था, सेल प्लेट जो है दोनों सेल वॉल को टच कर देगा, और जब दोनों सेल वॉल को टच कर दिया, इसका मतलब ये आप सिंगल सेल नहीं, कितने सेल हो गया, 2 सेल हो गया, 100 कितने सेल हो गए यहाँ पे, 2 सेल। और जब ये कंप्लीट लेयर बना, तो इस लेयर का नाम मालूम है आप लोगों को, ये सेल प्लेट नहीं है, यही सेल प्लेट जब कंप्लीट हो जाएगा, इस लेयर का नाम आप सबको मालूम रहता है, क्या नाम है इसका, मिडल लैमेला, क्या नाम है, मिडल। समझ में आ रहा समझ में। तो ये आपके पास है प्लांट सेल, प्लांट सेल में जो है क्या होगा, डीप फरो बनेगा, डीप फरो टुवर्ड्स द सेंटर होगा। एनिमल सेल के अंदर क्या आएगा, सेल प्लेट, और सेल प्लेट ही आ गया, क्या बनेगा, मिडल लैमेला। एनिमल सेल के अंदर जब सेल प्लेट ग्रो करेगा तो कैसा ग्रो करेगा, सेंटर टू पेरीफेरी,
सेंटर पे बनेगा और पेरीफेरी पे ग्रो करेगा, और जब ये सेपरेट होंगे तो ये पेरीफेरी से सेंटर पे हो गया। अब देखो यहाँ पे जो है आपके पास एनिमल सेल में आप लोगों को याद रखना है कॉन्ट्रैक्टाइल रिंग, और प्लांट सेल में याद रखना है सेल प्लेट। क्या रखना है? सेल प्लेट। सेल प्लेट एक्सटेंड होगा और लास्ट में सेल प्लेट किस में कन्वर्ट होने वाला आपके पास? मिडल लैमेला में। ये एग्जाम में क्वेश्चन कई बार आया हुआ है, ठीक है, कि मिडल लैमेला कौन बनाने वाला है? कौन बनाने वाला है? सेल प्लेट। समझ में आ रहा? एक नोट, क्या लिखना है आपको? एक नोट। नोट ये है कि जब हमने कैरियोकाइनेसिस लिखे थे, सॉरी साइटोकाइनेसिस लिखे थे, तो साइटोकाइनेसिस में फर्स्ट स्टेटमेंट क्या लिखे हमने कि कैरियोकाइनेसिस इज फॉलोड बाय साइटोकाइनेसिस, जो बिल्कुल सही है। लेकिन कभी कभार ऐसा नहीं होता। कैरियोकाइनेसिस तो हो जाता है, कैरियोकाइनेसिस मतलब एक से दो न्यूक्लियस हो जाते हैं, ठीक है, लेकिन उसके बाद साइटोकाइनेसिस नहीं होता, ठीक है, ऐसी कंडीशन आती है। इस कंडीशन को हम कहते हैं प्री न्यूक्लियर डिवीजन। क्या कहते हैं इसको हम? प्री न्यूक्लियर डिवीजन। इसका मतलब सिर्फ डिवीजन किसका हो रहा है यहाँ पे? न्यूक्लियस का। प्री न्यूक्लियर डिवीजन, ठीक है। यहाँ पे क्या लिखना है हम लोग को? कैरियोकाइनेसिस इज नॉट फॉलोड बाय साइटोकाइनेसिस, ठीक है, ठीक। कैरियोकाइनेसिस इज नॉट फॉलोड बाय साइटोकाइनेसिस। कैरियोकाइनेसिस इज नॉट फॉलोड बाय साइटोकाइनेसिस। इसको आप क्या कहेंगे? प्री न्यूक्लियर डिवीजन। मान लीजिए आपके पास एक सेल है, इस सेल के पास ये क्या हो गया? एक न्यूक्लियस हो गया। सेल है, सेल के पास क्या हो गया? न्यूक्लियस हो गया। अब ये सेल जो है आपके पास किसके थ्रू जाएगा? ये जाएगा कैरियोकाइनेसिस के थ्रू। किसके थ्रू जाएगा? कैरियोकाइनेसिस। और कैरियोकाइनेसिस के थ्रू चले गया, और जो है उसके बाद किसके थ्रू जाना चाहिए था? इसने साइटोकाइनेसिस के थ्रू जाना चाहिए था, ठीक है, लेकिन साइटोकाइनेसिस के थ्रू नहीं गया। इसका मतलब इस सेल के अंदर ये कैरियोकाइनेसिस में गया तो न्यूक्लियस का तो डिवीजन हो गया। यहाँ पे एक से कितने न्यूक्लियस बन गए? दो न्यूक्लियस, लेकिन ये सेल सेपरेट नहीं हुआ। अब क्या हुआ? सेम ये सेल जो है आपके पास क्या हुआ? डबल से डिवीजन करा। इस बार फिर से ये किसके थ्रू गया? कैरियोकाइनेसिस के, लेकिन साइटोकाइनेसिस के जो है नहीं गया। तो फिर से जो है यहाँ पे क्या हुआ? यहाँ पे एक न्यूक्लियस से कितने हो गए? दो हो गए, और यहाँ पे दूसरे न्यूक्लियस से एक से कितने हो गए? दो हो गए। सिग्निफिकेंस 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 ऑफ माइटोसिस ऑफ माइटोसिस। माइटोसिस जरूरी क्यों है? माइटोसिस जरूरी क्यों है? ये सवाल है हमारे पास, ठीक है। सबसे पहले जो माइटोसिस है, ये माइटोसिस सारे सेल में होता है। माइटोसिस डिप्लॉइड सेल में भी होता है, और माइटोसिस माइटोसिस हैप्लॉइड सेल में भी होता है, ठीक है। तो माइटोसिस सारे सेल में होता है, ठीक है। तो सबसे पहला ये पॉइंट लिखेंगे हम। हाँ, माइटोसिस अकर्स इन ऑल सेल। माइटोसिस अकर्स इन, ठीक है, अकर्स इन ऑल सेल्स। ठीक है। माइटोसिस अकर्स इन ऑल सेल्स, ठीक है। यूजुअली यूजुअली ठीक है, यूजुअली ये कौन से सेल में होता? यूजुअली ये डिप्लॉइड सेल में। यूजुअली किस में होता? डिप्लॉइड सेल, ठीक है। यूजुअली किस में होता? डिप्लॉइड सेल। लेकिन जो है आपके पास कुछ लोअर प्लांट्स है। लोअर प्लांट्स मतलब कौन हो गए? एल्गी और ब्रायोफाइट्स, ठीक है, टेरिडोफाइट। लोअर प्लांट्स एंड सोशल इंसेक्ट्स जैसे आपके पास हो गया बी। क्या हो गया? बी। इनके अंदर जो है माइटोसिस कहाँ पे होगा? हैप्लॉइड में भी होगा। तो आप देख रहे हैं यहाँ पे कि माइटोसिस डिप्लॉइड सेल में भी होता है, और माइटोसिस कहाँ पे होता है? हैप्लॉइड सेल में भी होता है, ठीक है। तो क्या स्टेटमेंट था कि माइटोसिस सारे सेल्स में होता, डिप्लॉइड में भी होता, हैप्लॉइड में भी होता। डिप्लॉइड मेनली डिप्लॉइड सेल में होता, लेकिन हैप्लॉइड सेल में भी होगा। जनरली कहाँ पे होता है हैप्लॉइड सेल में? लोअर प्लांट्स और सोशल इंसेक्ट्स। सोशल इंसेक्ट्स कौन है यहाँ पे? बी। कौन है यहाँ पे? बी। अब हमने यहाँ पे ऐसा क्यों कहा कि माइटोसिस जनरली डिप्लॉइड सेल में होता है? क्यों? क्योंकि माइटोसिस कैसे होता है कि आपके पास एक मेल गैमेट था, फीमेल गैमेट था, दोनों मिल गए और क्या बनता? जायगोट। और 99% टाइम में जायगोट कैसे रहता? डिप्लॉइड। और ये जायगोट क्या करेंगे? आप माइटोसिस करेंगे और एक कंप्लीट ऑर्गेनिज्म बनेगा आपके पास। क्या बनेगा? एक कंप्लीट ऑर्गेनिज्म बना, मान लो ह्यूमन बन गया।
तो जनरली जो माइटोसिस हो रहा है किस में हो रहा, डिप्लॉयड सेल में हो रहा। मान लो कि मेरे को यहाँ पे कट लग गया, बहुत बड़ा सा जख्म हो गया, ठीक है, बहुत यहाँ पे जो है जगह खाली हो गई, कुछ हफ्तों बाद यहाँ पे जगह भर जाएगी। क्यों भरेंगे? क्योंकि आसपास के सेल ने क्या करे, डिवीजन करे। और अब यहाँ पे जो सेल्स है, ये सेल्स कौन से, डिप्लॉयड है। तो जनरली डिप्लॉयड सेल में माइटोसिस इसलिए होता है कि आसपास जो मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म है वो यूजुअली क्या रहते हैं, डिप्लॉयड रहते हैं। लेकिन कुछ प्लांट्स ऐसे रहते हैं जिनका बॉडी पार्ट कैसा रहता है, हेप्लॉयड रहता है। जिनके जो है बॉडी पार्ट क्या रहता है, हेप्लॉयड रहता है। इसका मतलब अगर उनके बॉडी पार्ट को जो है ग्रो करना है तो हेप्लॉयड सेल को क्या करना पड़ेगा, माइटोसिस करना पड़ेगा। तो आप लोगों से इतना याद रखना है कि माइटोसिस सारे सेल्स में होता, हेप्लॉयड सेल में भी होता और डिप्लॉयड सेल में। लेकिन यूजुअली कहाँ पे होता, डिप्लॉयड सेल में। हेप्लॉयड सेल किसके हेप्लॉयड सेल में होता, एनिमल्स में अगर देखें तो सोशल इंसेक्ट्स के हेप्लॉयड सेल में होता। हमारे बॉडी में कोई हेप्लॉयड सेल नहीं है, मतलब हेप्लॉयड सेल है, ऐसा कोई हेप्लॉयड सेल नहीं है जो माइटोसिस करता। लेकिन एनिमल्स में, सोशल इंसेक्ट्स और लोअर प्लांट्स में ऐसे हेप्लॉयड सेल्स जो क्या कर सकते हैं, माइटोसिस कर सकते हैं। एग्जाम में क्वेश्चन आएगा, कैन माइटोसिस अकर इन ऑल सेल्स, यस दे अकर इन ऑल सेल्स, ठीक है। लेकिन यूजुअली किस में होता, डिप्लॉयड सेल में। और प्लांट्स में क्या होता, हेप्लॉयड में। और जो है लोअर प्लांट्स में कहाँ पे होता, हेप्लॉयड में। और सोशल इंसेक्ट्स लाइक बीज में भी क्या होता है, हेप्लॉयड। आप लोगों ने देखे होंगे, एक रहता फीमेल वर्कर, वर्कर बी, फीमेल वर्कर भी रहता, एक रहता ड्रोन, और एक रहती क्वीन, क्या रहती, क्वीन। तो जो ड्रोन ठीक है, जो यहाँ पे फीमेल वर्कर है वो 2n रहती, क्वीन 2n रहती। लेकिन जो ड्रोन रहता, ड्रोन कौन रहता है यहाँ पे, मेल, मेल भी जो है एन रहती, हेप्लॉइड। इसका मतलब जब ये एक सेल था तो कितना था, हेप्लॉइड था। अब इसको ग्रो करना है, एक सेल तो नहीं रहता, भी एक सेल रहता, वो तो हजारों सेल, लाखों सेल। तो यहाँ पे ये सेल क्या करेगा, कई बार माइटोसिस करेगा। तो कौन से सेल ने माइटोसिस करा यहाँ पे, हेप्लॉइड। ये कंसेप्ट हम जो है जेनेटिक्स में पढ़ते, कहाँ पढ़ते, आपके जो है 12th स्टैंडर्ड का एक चैप्टर। अभी के लिए इतना याद, ठीक है, काफी हो गया इतना आपके लिए। ये स्टेटमेंट को याद रखना। और किस में हेल्प करेंगे माइटोसिस, और किस में हेल्प करेंगे माइटोसिस, ठीक है, बोलो किस में हेल्प करेंगे माइटोसिस। अभी कहा हमने कि सेल रिपेयर में हेल्प करेंगे, किस में हेल्प करेंगे, सेल रिपेयर, ठीक है, हीलिंग ऑफ इंजरी, हीलिंग ऑफ इंजरी, ठीक है, हीलिंग ऑफ इंजरी, ठीक है। और जो सबसे पहले लिखे थे हमने, व्हाई डज सेल डिवीजन अकर्स, क्यों, रिस्टोर्स द, क्या होगा, रिस्टोर्स द, राइट, रिस्टोर्स द न्यूक्लियो साइटोप्लाज्मिक रेशियो। ये सारे जो है आपके पास हो सकते हैं। एडिशन ऑफ न्यू सेल्स, एडिशन ऑफ न्यू सेल्स, ठीक है। जैसे आप लोगों को पता है, जैसे आप लोगों को पता है कि हमारे बॉडी में आरबीसी रहता, डब्ल्यूबीसी रहता, आरबीसी डब्ल्यूबीसी इन सब का नंबर के, इन सब की लाइफ स्पैन कैसी रहती, फाइनाइट रहती, मॉर्टल सेल्स रहते, मतलब एक वक्त के बाद मर जाए। तो हमको नए सेल्स चाहिए। तो नए सेल्स जो है कहाँ से बनते हैं, आपके बोन मैरो में। बोन मैरो में बहुत सारे सेल्स माइटोसिस करते रहते, और माइटोसिस करेंगे और न्यू सेल ऐड होंगे। आपके स्किन, अगर आपने स्किन को सिर्फ रब करे, रब करने के स्किन की वजह से हजारों सेल मर जाते, हजारों सेल मरेंगे, लाखों सेल मर जाएंगे। वो हजारों और लाखों सेल रिप्लेस होंगे, कैसे रिप्लेस होंगे, कैसे रिप्लेस होंगे, माइटोसिस से, ठीक है। एडिशन ऑफ न्यू सेल्स कहाँ पे होंगे, आपके पास स्किन में होगा, ठीक है। ब्लड सेल हो जाएंगे आपके पास, ब्लड सेल्स। और आप सबको मालूम कि हमारा जो गट है, गट जो रहता है, गट, गट में जो है क्या है आपके पास, HCl है। जाहिर सी बात है, HCl टॉग, HCl जो है pH हाई, इसका मतलब HCl के आसपास के सेल तो मर रहे होंगे ना, क्योंकि हाई pH है। तो न्यू सेल वहाँ पे ऐड हो रहे, ठीक है। तो आप क्या लिख सकते हैं यहाँ पे, गट में लिख सकते हैं, ठीक है, ETC, 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 ठीक है। इसमें भी ETC ऐड कर सकते हैं। तो माइटोसिस सब में होता है, मेनली डिप्लॉयड सेल में होता है, हैप्लॉयड सेल में भी होता है। कौन से हैप्लॉयड सेल में, लोअर प्लांट्स के और सोशल। सेल रिपेयर में भी हेल्प करेगा, हीलिंग ऑफ इंजरी में हेल्प करेगा, न्यूक्लियोसाइटोप्लाज्मिक रेशियो रिस्टोर करेगा, और बॉडी के अंदर न्यू सेल ऐड करेगा, हमारे स्किन के ऊपर न्यू सेल ऐड करेगा, ब्लड में न्यू सेल ऐड करेगा। और जब एक ह्यूमन ग्रो हो रहा है तो ग्रो हम कैसे हो रहे हैं, हमारे हमारा सेल्स का नंबर बढ़ रहा है ना। एक बच्चे में सेल्स का नंबर कम है और एक अडल्ट में सेल का नंबर ज्यादा है, तो ग्रोथ में भी हेल्प कर रहा है। और ग्रोथ कैसा हो रहा है यहाँ पे, एडिशन ऑफ न्यू सेल्स, और ये लिख लीजिए आप। ठीक। अब देखो यहाँ पे एक स्टेज था,
ठीक है। एक फेज था, अ फेज दैट इज नॉट अ पार्ट ऑफ सेल साइकिल, क्या नाम था उसका? जी नॉट फेज। क्या नाम है इसका? जी नॉट। इसी को आप क्या कह सकते? क्वेश्चन स्टेज। इसी को आप कह सकते हैं क्वेश्चन स्टेज। क्या कह सकते हैं इसको? क्वेश्चन स्टेज। ठीक है। जी नॉट फेज या दूसरा नाम क्या है इसका? क्वेश्चन स्टेज। अब यहाँ पे होता क्या कि देखो, हमने आप लोग बताए थे कि सेल साइकिल है। सेल साइकिल में एक पार्ट है जिसका नाम क्या है? एम फेज। और दूसरा पार्ट जो है उसका नाम क्या है? इंटरफेस। इंटरफेस को हमने कितने पार्ट में डिवाइड करे थे? 3 पार्ट में, G1, एस फेज और जो है G2। एक सेल जो है G1 में जाएगा, एस फेज में जाएगा, G2 में जाएगा, एम में जाएगा, एकदम लास्ट में आके ये एक से क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। तो ये दोनों सेल वापस कहाँ चल जाते हैं? G1 फेज। अब G1 फेज में थोड़ी देर जो है आगे जाके आगे जाएंगे G1 फेज में। अब यहाँ पे डिसाइड करेंगे वो कि एस फेज में जाने से पहले कि सेल साइकिल कंटिन्यू करना है या नहीं करना। जैसे हमारे बॉडी के सारे सेल्स क्या है, अभी डिवाइड कर रहे? डिवाइड नहीं कर रहे हमारे बॉडी के सेल। ठीक है। हमारे बॉडी के मैक्सिमम सेल डिवाइड नहीं कर रहे। जो सेल पे इंजरी होगी, जो सेल खराब हो गया, वो अपने आप को रिपेयर करने के लिए क्या करेगा? डिवाइड करेगा। मोस्ट ऑफ द सेल डिवीजन नहीं कर रहे। क्यों? क्योंकि वो सेल साइकिल से बाहर चले गए। सेल साइकिल को उन्होंने क्या कर दिए? एग्जिट करे। और ये कौन से फेज में आ गए? जी नॉट। अब जी नॉट फेज में रहेंगे जब तक सेल डिवीजन की जरूरत नहीं। जैसे सेल डिवीजन की जरूरत आ गई, ये सेल डिवाइड करना चालू होंगे। फॉर एग्जाम्पल, ये आपके पास पाम का सेल है। यहाँ पे पाम के सेल जो है सेल डिवीजन नहीं कर रहे, लेकिन मान लो कि यहाँ पे इंजरी हो गई, कट लग गया। अब कट लग गया तो जो आसपास के सेल्स थे, जो कौन से स्टेज में थे? जी नॉट स्टेज। जी नॉट से निकल के वापस कहाँ चले जाएंगे? G1 में। और सेल साइकिल जो है कंटिन्यू करेंगे, अपना नंबर बढ़ाएंगे, क्योंकि उनको क्या करना है? उनको इंजरी को क्या करना है? हील करना है। तो सबसे पहले, नॉट अ पार्ट ऑफ सेल साइकिल, नॉट अ पार्ट ऑफ सेल साइकिल। अब बच्चे क्या करते हैं? दिखने में सेम है, G1 फेज, G2 फेज, जी नॉट फेज, सेल साइकिल का ही पार्ट होगा। लेकिन याद रखना आपने, नॉट अ पार्ट ऑफ सेल साइकिल। सेल साइकिल का ये पार्ट नहीं है। ठीक है। एग्जिट ऑफ सेल साइकिल, एग्जिट ऑफ सेल साइकिल, एग्जिट ऑफ सेल साइकिल। ठीक है। जब यहाँ पे आप एग्जिट करेंगे तो कहाँ पे पहुंचेंगे? जी नॉट फेज। जी नॉट फेज में जाएगा तो ये फेज में सेल जो है मेटाबॉलिकली एक्टिव रहता। मेटाबॉलिकली क्या रहेगा? एक्टिव रहेगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे सेल हर वो प्रोसेस करेगा जो पहले करता था। कोई इसको यहाँ पे प्रॉब्लम है? कोई भी प्रॉब्लम नहीं। सिर्फ यहाँ पे कि सेल डू नॉट डिवाइड, सेल डू नॉट डिवाइड, ये यहाँ पे प्रॉब्लम। ठीक है, कि सेल यहाँ पे डिवीजन नहीं करेगा। ठीक है, सेल यहाँ पे डिवाइड नहीं करेगा, ये इसलिए। ठीक है। तो जी नॉट फेज, क्विसेंट फेज, एक सेल सेल साइकिल से बाहर चल जाता, और यहाँ पे जो है सेल डिवाइड नहीं करना। अब यहाँ पे कुछ सेल ऐसे हैं जो हमें आप लोग बताया कि स्किन का सेल जो रेडी है सेल डिवीजन के लिए जब उसको जरूरत पड़ी तो। लेकिन कुछ सेल आपके बॉडी के ऐसे रहते, वो कभी डिवाइड नहीं करते। अगर वो डिस्ट्रॉय भी हो गए, उनको इंजरी भी हो गई, वो खराब भी हो गए, जनरली सेल क्या करता है? 1 से 2 होता तो खुद को सही कर देता, सेल रिपेयर माइटोसिस के थ्रू। लेकिन बॉडी के अंदर कुछ सेल्स ऐसे रहते जो परमानेंटली कहाँ पे रहते? जी नॉट फेज। परमानेंटली कहाँ पे रहते? जी नॉट फेज। ठीक है। तो हम देखेंगे कि जो है 2 तरह के सेल्स रहते। एक जो है परमानेंटली जी नॉट फेज में रहता, और कुछ जो है टेम्पररी कहाँ रहते? जी नॉट। तो यहाँ पे हम लिखेंगे जी नॉट फेज। जी नॉट फेज में हम यहाँ पे लिखेंगे, ठीक है, टेम्पररी। ठीक है, टेम्पोररी, टेम्पोररी। ठीक है, जी नॉट फेज कैसे रहेगा? ठीक है। सेल डिवाइड्स, सेल इज इन जी नॉट फेज। ठीक है। बट डिवाइड्स, बट डिवाइड्स व्हेन व्हेन नीड अराइजेस, व्हेन नीड अराइजेस। सेल जी नॉट फेज में और जी नॉट फेज में रहेगा, लेकिन जैसे जरूरत पड़ी कि सेल साइकिल में एंटर करेगा और वापस से क्या करेगा? डिवाइड करेगा। उसके बाद जो है कौन सा है? परमानेंट, परमानेंट। ठीक है। नेवर डिवाइड, नेवर डिवाइड, कभी डिवाइड नहीं करेगा। एग्जाम्पल बता सकता कोई क्या होगा यहाँ पे? सोचो कौन सा सेल था?
जो कभी डिवाइड नहीं होता, नर्व सेल। वेरी गुड, कौन सा सेल है? नर्व सेल। और साथ ही साथ कौन है? हार्ट सेल। याद है आप लोग को हमने बताया था कि हार्ट अटैक इतना जो है डेंजरस क्यों रहता? क्योंकि जनरली इंजरी है तो कोई बड़ी बात नहीं, हीलिंग हो जाती। हार्ट अटैक में हार्ट के जो सेल्स है, सेल डिवीजन के थ्रू खुद को रिपेयर नहीं करते, वो अपना साइटोप्लाज्म वगैरह रिपेयर करते, जिससे जो है इंजरी बहुत ही स्लोली क्या होती है आपके पास, हील होती। इसलिए जो है सब्सिक्वेंट जो है हार्ट अटैक रहते, ठीक है, जो सक्सेसिव हार्ट अटैक रहते वो डेंजरस बनते जाते, क्योंकि इंजरी हील नहीं हो रही और इंजरी बढ़ते जा रही। समझ में आ रहा है आप लोगों को? फिर आप लोगों ने ये देखे होंगे कि कोई पर्सन का अगर नर्व सेल खराब हो गया तो उसको पैरालिसिस हो जाता है। अगर नर्व सेल डिवीजन कर सकता, एक नर्व सेल खराब हो गया, उसके बाजू में जो सही वाला नर्व सेल है, जो नॉर्मल है, जो हेल्दी है, वो डिवाइड करेगा, उसको रिप्लेस करेगा, पर्सन वापस मूव कर लेगा। ऐसा होता नहीं होता। आपने ये नोटिस करे होंगे कि जो है बहुत टाइम बाद जो है वो जो पर्सन जिसको यहाँ पे पैरालिसिस हो गया वो मूवमेंट करना चालू करता है हल्की हल्की। ये नोटिस करे क्यों? क्योंकि अब जो है रिपेयर हो रहा है। उसका रिपेयर कैसा है? वो सेल डिवीजन के थ्रू रिपेयर नहीं कर रहा हो, अपने साइटोप्लाज्म को रिपेयर कर रहा हो, जो बहुत ही स्लोली होता है। समझ में आ रहा है आप लोगों को? ठीक है। तो जो परमानेंट जीनॉट फेज में है वो कौन रहेंगे? नर्व सेल और हार्ट सेल। जो टेम्पररी जीनॉट फेज में, वो मोस्ट ऑफ द सेल्स रहते हैं आपके बॉडी के, जो नीड आने के ऊपर जो है क्या कर सकते हैं? डिवाइड कर सकते हैं। ठीक है, तो इस पॉइंट को आप लोगों ने याद रखना कि जीनॉट फेज जो है सेल साइकिल का पार्ट नहीं है। जीनॉट फेज जब सेल एग्जिट करेगा सेल साइकिल को, और इस एग्जिट के अंदर सेल मेटाबॉलिकली एक्टिव है, सारे फंक्शन करेगा जो उसको करना है, अपने साइटोप्लाज्म में ग्लाइकोलिसिस करेगा, माइटोकॉन्ड्रिया में क्रेब साइकिल करेगा, जो जो फंक्शन है वो नॉर्मली करते रहेगा। सिर्फ यहाँ पे एक चीज नहीं करेगा, क्या नहीं करेगा? कि वो डिवाइड नहीं करेगा। अब डिवाइड नहीं करेगा वो भी दो तरह का है, एक कभी भी डिवाइड नहीं करेगा, परमानेंट जीव ऑफ इट, एक जो है अगर जरूरत पड़ी तो डिवाइड करेगा, वो कौन सा हो गया? टेम्परेरी जीव। लिख लो इसको। देखिए आप लोग क्वेश्चन, इफ in a cell if in a cell amount of DNA is 2C, if in a cell amount of DNA is 2C and chromosome and chromosome number is 4 in metaphase, in metaphase then what will be the then what will be the amount amount of DNA and chromosome number in anaphase ठीक है, in anaphase ठीक है, सेकंड जीवन फेज, ठीक है, थर्ड आफ्टर एम एनाफेज, जीवन फेज और आफ्टर। निकालो आंसर क्या होगा? ठीक है, तो देखो आप लोग यहाँ पे मेटाफेज के बाद क्या आने वाला है? एनाफेज। मेटाफेज के बाद क्या आएगा? एनाफेज। एनाफेज में स्प्लिटिंग ऑफ क्रोमोसोम होता है। स्प्लिटिंग ऑफ क्रोमोसोम, एक क्रोमोसोम दो क्रोमैटिड्स में टूट जाता है, तो क्रोमोसोम का नंबर क्या होता? डबल हो जाता। अगर यहाँ पे क्रोमोसोम नंबर कितना है? अगर यहाँ पे क्रोमोसोम नंबर जो है कितना है? 4 है। ठीक है, 4 है, तो ये 4 से कितना हो जाएगा? 8 हो। 4 से कितना हो जाएगा? 8 डबल। और डीएनए का अमाउंट तो सेम रहेगा, डीएनए का अमाउंट तो क्या होगा? सेम रहेगा। डीएनए का अमाउंट अगर यहाँ पे कितना है? कितना है यहाँ पे? 2C। तो 2C है तो एज इट इज क्या रहेगा? 2C। तो यहाँ पे कितना रहेगा? 2C। ठीक है, सेकंड यहाँ पे अगर आप देखेंगे कहाँ पूछा उसने? जीवन फेज, ठीक है,
जीवन फेज। अब आप सबको मालूम कि ये जो मेटाफेज में आया, ये डीएनए और क्रोमोसोम नंबर मेटाफेज में आए तो किसके थ्रू आएंगे? पहले G1 हुआ होगा, फिर S होगा, फिर G2 होगा, फिर प्रोफेज होगा, फिर मेटाफेज में आऊंगा। इसका मतलब ये किसके थ्रू पास हुआ? एस फेज। और हम सबको मालूम एस फेज में डीएनए का अमाउंट डबल होता है और क्रोमोसोम नंबर कांस्टेंट। इसका मतलब ये G1 फेज एस फेज से पहले, तो क्रोमोसोम नंबर तो एज इट इज रहेगा। क्रोमोसोम नंबर यहाँ पे जो है कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। लेकिन जो डीएनए का अमाउंट है ये कितना हो जाएगा? डीएनए का अमाउंट कितना हो जाएगा? सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सी। बराबर है। तो ये G1 फेज में अगर सी है तो एस फेज में जाएगा तो क्या हो जाएगा? 2C। फिर जो है G2 में 2C रहेगा, फिर जो है प्रोफेज में 2C रहेगा, फिर जो है एनाफेज मेटाफेज में भी क्या रहेगा? 2C। तो मेटाफेज में 2C इसलिए हुआ क्योंकि ये किसके थ्रू गया था? एस फेज। लेकिन आपको पूछा कहाँ पे उसने? G1 फेज। तो G1 फेज में कितना हो गया? सी हो गया। थर्ड जो है आपको क्या पूछा उसने? थर्ड जो है आपको पूछा आफ्टर एम फेज। आफ्टर एम फेज मतलब सेल डिवीजन कंप्लीट हो गया। सेल डिवीजन कंप्लीट हो गया। तो सेल डिवीजन जब कंप्लीट हो गया तो आप सबको मालूम कि जो क्रोमोसोम नंबर है वो जो है क्या होता? बढ़ जाता। यहाँ पे डबल हुआ था, एनाफेज में क्या हुआ था? डबल हुआ था, 8 हुआ था। ठीक है। तो एक सेल के पास कितना होगा क्रोमोसोम नंबर? एक सेल के पास कितना होगा? 4 ही होगा। ठीक है। आफ्टर एमफेज, आफ्टर एमफेज, ठीक है, आफ्टर एमफेज तो एक सेल के पास कितना होगा क्रोमोसोम नंबर? कितना होगा? 4 ही होगा। लेकिन डीएनए का अमाउंट कितना हो जाएगा? फिर से आधा हो जाएगा। डीएनए का अमाउंट कितना हो जाएगा? फिर से आधा। कितना हो गया? सी हो गया। समझ में आ गया आपको? तो देखो यहाँ पे क्या था, प्रो फेज में 2C था और मेटा प्रो फेज में 2C था और अमाउंट कितना था? 4। फिर ये किसके थ्रू गया? मेटाफेज। मेटाफेज में 2C है और अमाउंट कितना है? 4। डीएनए का नंबर कितना है? 4। फिर ये एनाफेज में गया। एनाफेज में यहाँ पे स्प्लिटिंग हुई है, कितने हो गए? 8। और यहाँ पे अमाउंट कितना है? उसके बाद ये टीलोफेज में गया। टीलोफेज में भी क्या रहेगा? 2C रहेगा और 8 रहेगा। उसके बाद आया क्या? उसके बाद आया आपके पास साइटोकाइनेसिस। साइटोकाइनेसिस में चीजें बढ़ जाती। 8 का आधा कितना होगा? 4। 2C का आधा कितना होगा? C। 8 का आधा कितना होगा? 4। 2C का कितना होगा? C। तो लास्ट में जो है आपके पास डीएनए का अमाउंट C हो गया और क्रोमोसोम नंबर कितना हो गया? 4 हो गया। ये आया था। आया था किसी का? ये सब सारे राइट आए थे। ठीक है। लास्ट वाला राइट आया किसी का? नहीं आया। लिख लो इसको आप। लिखो इसको। हमें दे दिया आपको क्रोमोसोम अमाउंट दे दिया, क्रोमोसोम नंबर लिखे, ये सब फिल करो यहाँ पे क्या क्या होगा। करो फिर, समझे ना कैसे करना है? डीएनए में अमाउंट कितना है? 2C। क्रोमोसोम नंबर कितना है? 4C। तो जीवन में कितना है? जीवन में सेम रहेगा, 2C रहेगा और क्या रहेगा? 4 रहेगा। फिर जो है एस फेज, फिर जीवन, ये सब करो आप। लिखो जल्दी से। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, नंबर ऑफ माइटोटिक नंबर ऑफ माइटोटिक डिवीजन, number of mitotic division required, number of mitotic division required for formation of, for formation of, ठीक है, number of mitotic division required for formation of, ठीक है, 1 8 daughter cells, 8 daughter cells, ठीक है, 2 2 जो है हमारे पास होगा यहाँ पे 128 daughter cells, 128 daughter cells, ठीक है। नंबर ऑफ माइटोटिक डिवीजन रिक्वायर्ड फॉर फॉर्मेशन ऑफ डॉटर सेल, बताओ। कितना होगा? ठीक है, देखेंगे। पहला क्या कहा उसने? कितना पूछा आपको? 8 डॉटर सेल। तो हम कहेंगे 1 से 2 हुआ। कितना माइटोटिक डिवीजन लगा? 1। फिर जो है आपके पास क्या हुआ? फिर कितना हुआ यहाँ पे? कितना हुआ? 2 से 4 हुआ। ठीक है।
उसके बाद जो है आपके पास क्या हुआ, यहाँ पे हर एक सेल डिवाइड हुआ और कितना हो गया आपके पास, कितने हो गए, 8 हो गए। 1 2 3 4 5 6 7, कितने माइटोटिक डिवीजन लगे यहाँ पे, 7, कितने लगे, 7। अब नेक्स्ट है हमारे पास 128 सेल के लिए। तो ऐसा करते जाएंगे आप, 1 से 2 बने, 2 से 4 बने, 4 ऐसा ऐसा पूरा पेज भर देंगे लिखते हुए, नहीं। यहाँ पे आप लोग एक फॉर्मूला याद रखना है, ठीक है। नंबर ऑफ माइटोटिक डिवीजन, नंबर ऑफ माइटोटिक डिवीजन इज इक्वल टू n-1, इज इक्वल टू n-1। n यहाँ पे रिप्रेजेंट करता है डॉटर सेल को, n यहाँ पे रिप्रेजेंट करता है किसको, डॉटर सेल, ठीक है। इस फॉर्मूले को आप लोग याद रखना। और n क्या है यहाँ पे, डॉटर सेल, n क्या है यहाँ पे, डॉटर सेल, ठीक है। तो यहाँ पे देखो आप 1 2 3 4 5 6 7, कितने हो गए। अब यहाँ पे देखो कितना रहा, 8, 8-1 7, यहाँ पे क्या रहेगा आपके पास, राइट। तो यहाँ पे हम लिखेंगे नंबर ऑफ माइटोटिक डिवीजन, माइटोटिक डिवीजन इज इक्वल टू 128-1 इज इक्वल टू कितना नंबर आया, 127, ठीक है। इसी तरह हमारे पास, ठीक है, यहाँ पे अंडरलाइन कर लेना इसको आप, ठीक है। क्वेश्चन नेक्स्ट, नंबर ऑफ माइटोटिक जनरेशन, नंबर ऑफ माइटोटिक जनरेशन। देखो डिफरेंट चीज पूछे हमने, दिख रहा ना आप लोगों को, वहां पे क्या पूछे हमने, माइटोटिक डिवीजन, और यहाँ पे क्या पूछे, माइटोटिक जनरेशन। रिक्वायर्ड फॉर रिक्वायर्ड फॉर फॉर्मेशन ऑफ, ठीक है। सबसे पहले फिर से ये क्वेश्चन पूछेंगे हम, 8 डॉटर सेल, 8 डॉटर सेल्स, ठीक है। और सेकंड जो है हमारे पास रहेगा 256 डॉटर सेल, कितना रहेगा, 256 डॉटर सेल, ठीक है। तो यहाँ पे जो है आंसर क्या होगा, ठीक है, यहाँ पे आंसर क्या होगा। तो पहले वाला जनरेशन पहले आप लोगों को समझना पड़ेगा, जनरेशन क्या होता है, ठीक है। जनरेशन क्या होता है, फर्स्ट में देखो ये एक सेल है, एक से कितने हो गए, 2 हो गए, ठीक है। 2 से कितने होंगे यहाँ पे, 4 हुए, और 4 से कितने होंगे यहाँ पे, 8, ठीक है। यहाँ पे जो है 4 से कितने होंगे, 8, 8 होंगे। अब यहाँ पे किसी ने पूछा कि बताओ माइटोटिक जनरेशन कितनी है, तो आप कहेंगे देखो ये जो है आपके पास, ये एक माइटोटिक जनरेशन है, ये आपके पास सेकंड माइटोटिक जनरेशन है, और ये आपके पास कितनी है, थर्ड माइटोटिक। कितने हो गए यहाँ पे, 3 माइटोटिक कितने माइटोटिक जनरेशन लगे यहाँ पे, 3, एक जनरेशन, 2 जनरेशन, और ये 3 जनरेशन। अब जो है हमने कहा 256 का निकालो, तो फिर से आप ऐसा कर सकते नहीं, इतना बड़ा नंबर के लिए इतना बड़ा जो है चार्ट बनाना पॉसिबल है, लेकिन बहुत टाइम वेस्टिंग, बराबर है। तो आप लोग क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे फिर से फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ पे नंबर ऑफ माइटोटिक जनरेशन, नंबर ऑफ माइटोटिक जनरेशन इज इक्वल टू, ठीक है, ऐसा बोलेंगे 2 टू द पावर x इज इक्वल टू n, 2 टू द पावर x इज इक्वल टू n, ठीक है। अब यहाँ पे ये फॉर्मूला बन गया, ये फॉर्मूला किसका है, माइटोटिक जनरेशन का। n तो आप लोगों को पहले से मालूम क्या है, यहाँ पे डॉटर सेल, n क्या है यहाँ पे, डॉटर सेल। x क्या है यहाँ पे, x वो चीज है जो आपको निकालना है, क्या है x यहाँ पे बोलो, माइटोटिक जनरेशन। x क्या है यहाँ पे, माइटोटिक जनरेशन, माइटोटिक जेनरेशन, माइटोटिक जनरेशन, ठीक है। अब यहाँ पे ये फॉर्मूला हमने इसके लिए इस्तेमाल करे, ठीक है। तो हमको मालूम यहाँ पे x तो नहीं मालूम, x तो निकालना है, n मालूम, n कितना है, 8। अब x की जगह क्या रखेंगे हम, तो हमको 8 मिलेगा, ठीक रखेंगे, राइट। अगर यहाँ पे हमें 3 रखे तो क्या हो जाएगा, 2 टू द 4, 4 टू द 8, तो यहाँ पे x क्या आ जाएगा, यहाँ पे 8 आ जाएगा, और माइटोटिक जनरेशन कितने हो गए आपके पास, 8 हो गए। समझ में आ रहा ना, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास सेकंड पॉइंट, फिर से हमारे पास 2 टू द पावर x इज इक्वल टू 256,
एक्स की जगह क्या रखेंगे तो हमको 256 मिलेगा। टू टू का क्या आ जाएगा 4, ठीक है, टू टू का क्या आ जाएगा 4, टू टू का क्या आ जाएगा 4, और टू टू का क्या आ जाएगा 4 आ जाएगा, ठीक है। 4 4 का कितना आ जाएगा 16, 16 इंटू 4 कितना आ जाएगा 64, और 64 इंटू 4 क्या आ जाएगा 256। तो कितने टू लगे यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8, इसका वाला यहाँ पे एक्स क्या आएगा 8 आएगा। समझिए आप लोग, इस तरह एक्स निकालते हैं आप लोग। एक्स क्या है यहाँ पे नंबर ऑफ माइटोटिक जनरेशन, ठीक है। टू टू द फोर, टू टू द फोर, टू टू द फोर, और ये 4 हो गया। 4 4 ज़ा 16, 4 4 ज़ा 16, 16 इंटू 16 256, समझे, लिख लो।